अतिरिक्त ऊर्जा के साथ हम लोगों को थोड़ी बहुत कैफीन मिल चुकी है। बिस्किट भी मिल, शुगर भी मिल गई। हाँ। तो अब दूसरा सत्र है गांधी और टैगोर के बहाने। तो इस शीर्षक से ही आप लोगों को लग जाएगा कि हम लोग दरअसल जब हिंदुस्तान में अंग्रेज मौजूद थे उस वक्त शिक्षा के बारे में भारतीय स्तर पर किस तरह का चिंतन हो रहा था और किस तरह वो चिंतन अपने आप को जो यूरो केंद्रीय विचार था शिक्षा का उससे दूर रखने की कोशिश भी कर रहा था, किस तरह से शिक्षा के संबंध में कुछ मौलिक संकल्पनाएं की जा रही थीं। तो इस कोशिश ये थी कि इस सत्र में कुछ इस तरह की चर्चाएं हों, इसीलिए गांधी और टैगोर के बहाने लिखा गया है। ये सत्र केवल गांधी और टैगोर के ऊपर, गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर के ऊपर नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तो है ही, साथ में उनके बहाने और दूसरी बातों के ऊपर भी है। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा और एक प्रस्तुति शिवदत्त भाई की होगी जो कि गांधीवादी चिंतक हैं और गांधी जी का जो नई तालीम की संकल्पना थी उसके विद्वान हैं, उसके विशद व्याख्याकार हैं। दूसरे हमारे बहुत पुराने मित्र और आज भी सहयोगी अरुण कुमार त्रिपाठी हैं जो गांधी और इस सिलसिले में काफ़ी उन्होंने गहन अध्ययन किया है। तो अंबिका जी, अब आप संभालिए बागडोर। मित्रों, इस महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता करने का दायित्व प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी ने दिया। इससे मैं अपने को आप सभी लोगों के बीच सम्मानित अनुभव कर रहा हूं। और इस सत्र में दो महत्वपूर्ण वक्ता उपस्थित हैं मंच पर, शिवदत्त भाई जी और अरुण कुमार त्रिपाठी जी। मैं सर्वप्रथम शिवदत्त भाई जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने वक्तव्य से हम लोगों की चेतना को थोड़ा उन्मीलित करने का प्रयास करें। और समय 20 से 25 मिनट का निर्धारित किया गया है प्रत्येक वक्ता के लिए। तो अगर इसका हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग समय के साथ समुचित रूप से चल पाएंगे। तो शिवदत्त भाई जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुबे जी और उपस्थित अन्य विद्वज्जन, वैसे ये गुण होता है बहुत कम में अपनी बात कह देने का, लेकिन मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि ऐसा गुण मुझ में है नहीं। और फिर भी जो समय है उसमें मैं कुछ चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकूंगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मानकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। मैंने गांधी जी को या धर्मपाल जी के माध्यम से आधुनिक सभ्यता को और भारत के अंग्रेज़ों से पूर्व के इतिहास को जैसा मैंने समझा है, मैं अपनी बात करूंगा। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, ना तो मैं उनकी ओर से कोई वक्ता हूं या मैं उनकी बात को जैसे मैं खुद समझा हूं ऐसे मैं आपके सामने रखूंगा और इंगित करूंगा कुछ चीज़ें। गांधी जी की लड़ाई अंग्रेज़ों से नहीं थी मित्रों। गांधी जी की लड़ाई उस पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से थी जिसके नीचे भारत कुचला जा रहा है। आज अंग्रेज नहीं हैं, लेकिन उनकी सभ्यता की उपस्थिति बहुत गहराई तक हुई है। जब मैं बहुत गहराई कहता हूं तो मानस तक हुई है। हमारी मानसिकता बदली है और मानसिकता बदलने का कारण, मतलब जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि बदली है। तथ्य को, फैक्ट्स को देखने की हमारी दृष्टि ही बदल गई है। और फिर दृष्टि बदलने के कारण उसकी व्याख्या बदली। व्याख्या तो उन्होंने बहुत सारी बदली थी, हमारी जो चीज़ें थी उनकी व्याख्या की और हमें एक्सेप्ट किया। हमारे सामान्य आदमी की साइकिक पे, उसकी मानसिकता पर
मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जो भारतीय समाज इस्लामी आक्रमण के पूर्व था, इस्लामी आक्रमण के समय उसके अंदर एक तरह का डर आया, एक तरह वो अपने में सिकुड़ा, एक तरीके से वो कछुए की तरह उसने अपने अंग समेट लिए, लेकिन वो अपनी मौलिकता में बना रहा। लेकिन अंग्रेजों के आक्रमण के बाद, क्योंकि ये ऐसा शत्रु था जो स्थायी भाव से इस समाज को नष्ट करने के लिए यहां बैठा था, ये मुगलों के आक्रमण के समय की बात नहीं थी। ये बात, वो तो यहां बस गए, यहां रह गए, एक तरीके से यहां रच पच गए, लेकिन ये स्थायी शत्रु भाव मन में रखकर इस समाज को नष्ट करने के, इसको लूटने के, इसकी सोच को बदलने के, इसको पूरी तरह से अपने लिए उपयोग में लाने का एक यंत्र बनाने, औजार बनाने के संदर्भ में वो यहां बैठा था। वो उद्देश्य है उनका। आप जो धर्मपाल जी ने कलेक्ट किए हैं दस्तावेज, उनमें जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बहसें हैं उनको अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा उद्देश्य क्या है। खैर मित्रों, मैं अपनी बात पर आता हूं। गांधी जी इस सभ्यता से लड़ रहे हैं जिसके नीचे हिंदुस्तान कुचला जा रहा है, और ये एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। बहुत छोटी सी है, इसमें भी इतने साइज में भी इसके 70 पेज ही हैं, और इसमें जीवन में जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ किया वो सब है इसमें। और ये पुस्तक मित्रों 1909 में लिखी गई थी, वो भी जहाज में लंदन से साउथ अफ्रीका जाते हुए। इस पुस्तक में से पहले उनकी लंदन में जो भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ बातचीत हुई है, उनके जवाब में प्रश्नोत्तर में लिखी गई है। इतनी बात मैं कह के आगे बढ़ता हूं। गांधी जी ने जो महसूस किया, आप लोगों ने पढ़ेंगे तो 1917 से 1920 के बीच में जब वो भारत में आए हैं, उस समय उन्होंने कस के इस शिक्षा की आलोचना की है। शिक्षा पे उनके प्रयोग 1896 से ही शुरू हो गए थे। जब 1937 में उन्होंने नई तालीम का विचार देश के सामने रखा तो ऐसा नहीं था कि वो अनायास पैदा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का, देश की शिक्षा को देश की समाज और सभ्यता के अनुरूप होना इतना ज़रूरी है कि मैं आज़ादी का इंतजार नहीं कर सकता। 1937 में ये बात उन्होंने रखी। हमारा देश या कोई भी देश हो, कोई भी सभ्यता हो, उसमें कुछ सनातन सत्य होता है जो बदलता नहीं है। समय के हिसाब से, समय के अनुसार नहीं बदलता, ढांचे बदलते हैं, उनको करने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन सनातन सत्य तो नहीं बदलता। वो तो हर समय, सनातन का मतलब ही वही है। तो भारतीय सभ्यता का सनातन सत्य क्या है और किस बात को यहाँ के लोग, आम आदमी से लेकर विद्वान जन तक, और वो ऐसा कौन सा तत्व है जो चाहे पराविद्या की बात हो या अपराविद्या की बात हो, सब में वो संचारित हो रहा है, वो परम तत्व क्या है, वो सनातन सत्य क्या है, ये गांधी जी ने पहचाना। मैं समझता हूँ गांधी जी से पहले आज़ादी के आंदोलन में और गांधी जी के बाद भी इस सत्य को इतने अच्छी तरीके से समझा नहीं गया। और वो सत्य क्या है मित्रों, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी पुस्तक में गांधी जी ने वो सत्य उद्घाटित किया है। जब वो प्रश्न उठाता है प्रश्नकर्ता कि सभ्यता क्या है, और वो जवाब दे रहे हैं, मैं उनके ये शब्द आपके सामने कोट कर रहा हूँ। सभ्यता वह आचरण है जिसमें आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के मानी है नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को अर्थात अपनी असलियत को पहचानते हैं, यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है वह सब बिगाड़ करने वाला है। अब ये जो परम सत्य है, ये भारत के शुरुआत से आप जब से सोच पाएंगे तब से आज भी आम आदमी के मन में है। हम लोग, मैं उसमें अपने को इंक्लूड करता हूं, क्योंकि मैं भी इस पश्चिमी सभ्यता से आक्रांत हूं, दबा हुआ हूं, आच्छादित हूं।
लेकिन मैंने उस बीमारी को पहचाना है। जब तक हम इस बीमारी को नहीं पहचानते, हम उसका इलाज भी नहीं करते। गांधी जी ने इसको बहुत गंभीरता से महसूस करते हुए इस सत्य को सामने रखा और नई तालीम के द्वारा कैसे इसे पुष्ट किया जाए, ऐसा ढांचा बनाया जाए जिससे कि हमारी सभ्यता के अंतर्गत जो अंतर्निहित तत्व है वो फिर से समाज के हर अंग में, वो काम में, विचार में, हमारे व्यवहार में, सभी में वो व्याप्त हो। कभी ये नहीं कहा गया भारतीय सभ्यता में कि जो लोग उत्पादन का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, वो नीचा काम है, लेकिन इसका नियमन परा से होता है, इतनी ही बात है। और नई तालीम में गांधी जी ने जो कहा, मित्रों, वो 4 पॉइंट हैं मुख्य। पहला, देश के 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यह शिक्षा, अभी भाषा का प्रश्न आया था, यह शिक्षा। उसके बाद तीसरी बात थी कि शिक्षा का माध्यम, ध्यान दीजिए, शिक्षा का माध्यम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध और चलन में जो कारीगरी हो, हाथ का काम हो, वो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और चौथी बात जो जोड़ी कि ये उत्पादन यूजफुल होना चाहिए। तो अगर वो यूजफुल है तो शिक्षक और 20 छात्र, उन्होंने बताए हैं क्लास में, शिक्षक और 20 छात्र मिलकर इतना उत्पादन अवश्य कर लेंगे कि शिक्षक का वेतन उससे निकल जाए, मतलब इतनी स्वावलंबी शिक्षा होगी। ये 4 मुख्य बातें हैं नई तालीम की। अब हम सोचें कि ये शिक्षा स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी जी इतना क्यों आग्रही हैं। वो तत्व तो इसमें आएगा ही, लेकिन ये कैसे आएगा, ये जब वो ऊपर कहते हैं, ये 1931 की बात है मित्रों। गांधी जी लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। उन बौद्धिक लोगों को इकट्ठा किया गया है, इंग्लैंड के जो बड़े लोग हैं, विद्वान फिलोसफर्स, और उनकी एक सभा चैथम हाउस में आयोजित की गई है। ये सभा 20 अक्टूबर 1931 को हुई है। इस सभा में गांधी जी को वक्ता के तौर पर बुलाया गया और उनको विषय दिया गया था फ्यूचर ऑफ इंडिया, जिस पे उन्हें बोलना था भारत का भविष्य क्या होगा, क्या देखते हैं आप। और वहां बोलते हुए गांधी जी तमाम, बहुत लंबा भाषण है, वो तमाम विषय पर बोले हैं। उसके बाद वो शिक्षा पे आते हैं और वो एक स्टेटमेंट जैसा देते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई मुझे चैलेंज करेगा या इस पे प्रश्न उठाएगा, मैं दावे से ये कहता हूं कि अंग्रेजों के आने के पहले यह देश पहले ज्यादा शिक्षित था। और उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया है वो लिटरेट का किया है दरअसल। और फिर इस बात के अंत में, मतलब इस शिक्षा संबंधी जो बात कर रहे हैं उसके अंत में वो कहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं किसी आदमी को कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से कोई व्यक्ति मेरे देश को 100 साल में भी, 1 शताब्दी में भी अगर साक्षर करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है उससे 1 शताब्दी में भी आप सबको साक्षर नहीं कर पाएंगे। मित्रों, शिक्षित और साक्षर में फर्क है, क्योंकि जो व्यक्ति साक्षर नहीं है वो भी शिक्षित हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वो दस्तखत करना नहीं जानता तो वो ज्ञानी नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। हमारे परिवार के, ग्रामीण परिवारों की महिलाएं क्या नहीं जानती मित्रों, अचार कैसे रखा जानती हैं, खाना बनाना जानती हैं, बच्चे पालना जानती हैं, कपड़े सिलना जानती हैं, बीमारियों के इलाज जानती हैं, क्या नहीं जानती। अगर वो दस्तखत करना नहीं जानती तो क्या इसलिए वो हेय दृष्टि से देखा जाना चाहिए? यह प्रश्न गांधी जी ने उठाया है मित्रों। तो जो कह रहे हैं वो कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से कोई 1 शताब्दी में भी साक्षर करके दिखा दे, यह गंभीर बात है। लेकिन गांधी जी इससे बड़ा प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस शिक्षा में जाने वाला बच्चा
अपने परिवार, समाज, सभ्यता, संस्कृति से कट जाता है। अलग है, स्कूल का वातावरण अलग है। घर का व्यवहार अलग है, स्कूल का व्यवहार अलग है। और इस कारण से उसका मस्तिष्क दुविधा में पड़ जाता है। और जब भाषा बदल जाए तब तो कमाल ही समझिए। आप जरा कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि मान लीजिए किसी अंग्रेज बच्चे को हिंदी में परीक्षा देने के लिए तैयार करना पड़े तो उस बच्चे की क्या दशा होगी। हमें अपने यहां बहुत अच्छा लगता है। गांधी जी ने मूल प्रश्न यह उठाया कि इस शिक्षा के द्वारा जो तो लोग तैयार हो रहे हैं वो भारतीय नहीं बच पाते। उनमें द्वंद्व पैदा हो जाता है कि अपनी ही चीजों को बुरा समझने लगना, अपने ही माता पिता को जाहिल समझने लगना, बेपढ़ा समझने लगना, उनके प्रति एक तरीके से घृणा का भाव आ जाए। फिर वो बढ़ के भारतीय चीजों पर आ जाता है, हमारी परंपराओं पर आ जाता है। हमारे जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में अगर मैं बैठा हूं तो कोई धोती कुर्ता पहना व्यक्ति किसी ऑफिस में घुसने में गांव का आदमी सहम जाएगा। कलेक्टर से बात करने में अंदर घुसने में डर जाता है। और हमारे लोग भी जो उनके लिए काम करने का दावा करते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो शायद पशु से कुछ ज्यादा ही अच्छा होता होगा, थोड़ा बहुत। ये कैसा भाव है और ये कहां से आया? ऐसा मानस कैसे बना है? ये मानस बनने की प्रक्रिया कहां है मित्रों? ये सभ्यता का आक्रमण हमारे ऊपर कहां तक है? हमारे विचार, मतलब हमें अपनी बात कहने के लिए, अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए किसी विदेशी विद्वान का हमें सहारा लेना पड़े, ये कैसी हमारे अंदर से विपन्नता आई है? हम कभी इस पर विचार करेंगे क्या? नई तालीम के द्वारा गांधी जी कोई ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों से पहले के जो स्कूल थे या जो उससे पहले के गुरुकुल चलते थे या उससे पहले जो व्यवस्था थी उसे स्थापित करना चाहते हैं। वो तो वर्तमान परिस्थिति में भारत के सनातन जो सत्य है, जिसको रखना है, जो अंतरधारा है, उसके साथ जोड़कर आज के समय की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। इस पर विचार किए बिना इसको ये खारिज कर देना कि नहीं ये आज के आधुनिक समय की बात नहीं है। मित्रों, मोबाइल फोन इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, टेलीविजन इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, इट्स ए प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी तो वो है जो ये बना कैसे है, ये साइंस को जानना, वो काम कैसे करता है। फिर इसका उपयोग हम अपने, अगर हमारी सभ्यता की समझ होती तो हम इसको अपने हिसाब से बना लेते, कुछ अपने हिसाब से कर लेते। जिन देशों में सूर्य उगता ही बहुत कम है वो सोलर एनर्जी पे काम क्यों करेंगे? ये विचार हमारे क्यों नहीं आता? कोई कर लेगा, अब एआई आ जाएगा तो हम डर तो गए हैं उससे, क्योंकि शायद वो पढ़ाई लिखाई को भी खत्म कर दे, जरूरत ही नहीं है उसकी। जैसे पहले की शिक्षा में कितने सारे पहाड़े वगैरह थे, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कल को ये मोबाइल आने के बाद तमाम प्रोडक्ट तो वैसे ही नष्ट हो गए, कैमरे से लगा के बाकी चीजें वो छोड़ दीजिए। हम अपने हिसाब से अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, मुख्य बात शिक्षा में ये होनी चाहिए। मैं दुबे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा पेपर लिखा है। मैं पढ़ने के बाद एकदम ये हो गया। और जो उन्होंने 4 कसौटियां बाद में बताई हैं कि इस गोष्ठी का उद्देश्य है, मित्रों, मैं आपसे बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा, कि उन 4 कसौटियों पर यह नई शिक्षा नीति खरी नहीं उतरती, जितना मैं समझ पाया हूं। सवाल विउपनिवेशीकरण का बड़ा है। इसको तो खारिज किया गया आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, आजादी के बाद ज्यादा। जब यह कहा गया पार्लियामेंट में, संविधान सभा में, कि भारत के गांवों में है क्या, कूड़े कचरे के तो ढेर हैं, जितनी जल्दी नष्ट हो जाएं बहुत बढ़िया। और गांधी जी क्या कह रहे हैं?
गांधी जी कह रहे हैं कि इसी पुस्तक में ऐसा नहीं था कि हमारे पुरखे मशीनें कल पुर्जे बनाना नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने हाथ से काम को बढ़ावा दिया। भारत की जो भी तारीफ आज लोग करते हैं वो हाथ के काम की ही कर रहे हैं। ढाका की मलमल मशीन नहीं बना पाई। ऐसा नहीं, आगे कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लोग बड़े बड़े शहर बनाना नहीं जानते थे, वो जानते थे, लेकिन उन्होंने अनुभव से जाना, क्योंकि हड़प्पा में शहर थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव से जाना कि बड़े बड़े शहरों में रहना मनुष्य के लिए सुंदर नहीं है, शुभ नहीं है। शहरों में तो गुंडों की टोलियां और वेश्याओं की गलियां ही बनेंगी। हमें ये दृष्टि कैसे आएगी कि सुंदर छोटा सा गांव, ये कोई, इसके प्रति, गांव के प्रति कोई रोमांटिसिज्म की बात नहीं है। फिर आता है ये जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, मनुष्य बनाना। अभी भाई ने बात की थी, शायद रमाशंकर जी ने, कि मैं सारी भाषाएं सीख लूं, मुझे नौकरी तो नहीं मिलती। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जब यह शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था गढ़ी जा रही थी, तब इसका यही उद्देश्य था, आज भी इसका यही उद्देश्य है। इसको गांधी जी चैलेंज कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य नौकरी है। नौकरी न मिले तो चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, किसी काम का नहीं है। आप अपने अपने मन में झांक के देख लीजिए कि अगर नौकरी न मिलती तो हम क्या करते, और अगर नौकरी मिली है तो उसमें मेरी पढ़ाई लिखाई का कितना योगदान है, यह भी जांच लीजिए। एक आईएएस हो, आईपीएस हो, जो सब देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है, वो पढ़ता क्या है और काम क्या करता है। आईआईटी से आया या आईआईएम से आया या यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके आया, मास्टर करके आया, साइंस पढ़ के आया, उसका उसकी नौकरी में क्या उपयोग है, ये आप जरा विचार करिए। और अगर आपको परीक्षा ही लेनी है, मैं एक काम आप कर दीजिए, जो कल समस्या आ रही थी कि इतने सारे लोगों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, वैसे ही कहां से पैसा आएगा, तो आप केवल एक काम कर दीजिए, नौकरी को संबंध डिग्री से खत्म कर दीजिए। फिर देखता हूं कितने कॉलेजों में लोग जाते हैं, क्योंकि आप एग्जाम तो अभी भी ले रहे हैं, बिना एग्जाम लिए तो आप नहीं नौकरी देते, डिग्री पे तो नहीं दे रहे नौकरी ना, तो आप केवल एग्जाम लो, जो उसमें योग्य है उसको दो। गांधी जी यही कह रहे हैं कि नौकर की मानसिकता बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था से देश का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक मालिक बनने की मानसिकता नहीं हो, वो देश के काम का नहीं है। हम भारत में नौकरी तब करते हैं जब विदेश में न मिले। हमारे यहां पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता है ये कि विदेश में मिल जाती तो क्या कहना था, नहीं मिले तो चलो भारत में मिल जाए, वो भी मिल जाए, सरकारी मिल जाए घर के पास मिल जाए। ये पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य। आप किसी भी पेरेंट से, गांव का हो या शहर का हो, आप एक बार उससे पूछिए बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, और बच्चे से पूछिए क्यों पढ़ रहे हैं, तो केवल यही कहेगा कि हमको जो है जीविकोपार्जन के लिए हम जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और शायद बिना मेहनत के कमा पाएंगे, ये भी होगा। तो मित्रों, नई तालीम मालिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था है, और नौकरी की मानसिकता से निकले बिना आप विऔपनिवेशीकरण भी नहीं कर पाएंगे। इस सभ्यता के जंजाल से निकले बिना आप वो भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बीमारी को, जैसे डॉक्टर कहता है ना, तमाम जांच कराओ तब बीमारी पता चले कौन सी है। जब तक हम बीमारी को इंगित नहीं करते मित्रों, उसको जड़ पे प्रहार नहीं करते, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों ने भारत में जब वो आए, उन्होंने भारत में शिक्षा का सुंदर वृक्ष देखा, और फिर उसको देखा ही नहीं, जड़ से उखाड़ कर नीचे तक देखा, और बाद में उसकी जड़ों को खुला छोड़ दिया, और वो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे, वो शिक्षा का सुंदर वृक्ष नष्ट हो गया। उसी पे धर्मपाल जी की पुस्तक है, उनका नाम ब्यूटीफुल ट्री है।
ये गांधी जी के शब्द थे मित्रों। मैं सिंपली इतना कहना चाहता हूं बहुत साधारण अर्थों में, हम अपने साधारण मन जन के मानस को समझें। उसका चित्त कहां है, उसका कौन सा काल है, वो कहां रहता है। वो तो 21वीं सदी में नहीं है। ये हम पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग खासकर 21वीं सदी की बात करते हैं, वो तो नहीं है उसमें। हम उस जिसके लिए काम करने का दावा करते हैं मित्रों, ये गांधी जी कह रहे हैं कि हम जिनके लिए काम करने का दावा करते हैं उनको तो हम जानते नहीं हैं, उनको तो पहचानते नहीं हैं। इस पूरी परिचर्चा को अगर रिकॉर्ड करके किसी आम आदमी को सुनाया जाए मित्रों, वो इसमें से क्या समझ पाएगा मैं नहीं जानता। मैं इस बात इतनी कहना चाहता हूं गांधी जी के संदर्भ से कि नई तालीम का विचार गांधी जी ने इस देश को पुनः इसकी सभ्यता, इसकी आत्मा, उसको ले जाने के लिए कहा है। और एक बात और कहूंगा आपको मित्रों, समझ में आएगी शायद, ये कि मैं क्या इंगित कर रहा हूं। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, जनवरी 1915 में। 18 में वो प्रार्थना सभा में शाम को जो बोलते थे उसमें बोल रहे हैं मित्रों, और उन्होंने कहा, और ध्यान दीजिए कितने बड़े आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, कि तिलक महाराज इस देश के बड़े नेता हैं, लाखों नौजवान उनकी एक बात पर अपनी जान दे देंगे। ऐसे ही मालवीय जी भी हैं, वो भी बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन जितना मैंने उनको अपनी बातचीत में जाना है, पहचाना है, उन्होंने भारत की आत्मा को जाना और पहचाना नहीं है। उनके मन में भी है इस देश का भला तभी होगा जब ये पश्चिम के रास्ते चला जाएगा। हां, आप सोचिए कितनी हिम्मत की बात होगी। हम लोग बहुत सी बातें हैं जिनको कहना तो चाहते हैं, सोचते हैं कि ये सही है, लेकिन मारे डर के नहीं कहते कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, आप जो सोच रहे हैं उस पर डर कह रहे हैं, उसको कहिए। गांधी जी से जब यह पूछा गया 44 में, सरोजिनी नायडू ने पूछा कि महात्मा जी ऐसा कैसे हुआ कि 1885 में कांग्रेस बनी है और आप आए हैं 1915 में, 30 साल कांग्रेस का काम करते हो गया था, तो ऐसा क्या किया आपने कि 1920 तक आते आते महिलाएं सड़क पर निकल आई, वो शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने लगी, आंदोलन करने लगी। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमा दी? गांधी जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आम लोगों के मन में जो था उसे जाना, उसे पहचाना, और वो जो डर के मारे नहीं कह पाते थे, मंच पर खड़े होकर जोर जोर से कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये तो हमारी बात कर रहे हैं, चलो भाई इनके साथ। भाई इतनी सी बात थी। मतलब हम अपने आम जनों को वो क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, कितने उसमें चला लेते हैं और कैसे प्रसन्न रहते हैं उसमें, ये हमें जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग ही ऐसे हैं जिनको, खासकर मैं अपने को कहता हूं, जिन्हें अपनी सभ्यता से दूरी बन गई है जिनकी। तो भारतीय सभ्यता के अनुरूप अगर कुछ बनेगा तो इस देश में एक्सेप्टेबल होगा मित्रों, वरना हम इतनी सारी, देखिए ना, जब वो देश आजाद हुआ सबसे पहले अंग्रेजों की तरह उच्च शिक्षा का आयोग बना था, उसके बाद माध्यमिक का बना। हाँ, नीचे से नहीं शुरू किया, वहीं ऊपर से। जैसे उन्होंने कॉलेजों में अंग्रेजी शुरू की थी, ऐसे ही हमने शुरू किया। पहले विश्वविद्यालय आयोग, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर समग्र शिक्षा, फिर इतनी कमेटियां बनती रहीं। और जहां तक नई तालीम का प्रश्न है, हर कमेटी, हर आयोग ने इसको अच्छा बताया। ये 2005 में जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 20 ग्रुप बना था, उसमें भी और इसमें भी, उसमें भी बात यह उठी थी कि भाई ये इसको करना चाहिए। मैं उस एक ग्रुप का मेंबर भी था, अनिल सतगोपाल जी उसके अध्यक्ष थे उस ग्रुप के। जो ग्रुप में चर्चा हुई वो ग्रुप की रिपोर्ट में नहीं आया, और जो फाइनल बना उसमें तो साफ ही हो गया। वर्क इन एजुकेशन नहीं चाहिए, एजुकेशन थ्रू वर्क चाहिए। अगर काम के लिए शिक्षा देनी है तो काम के द्वारा ही सबसे अच्छी तरह से दी जा सकती है। और दूसरी जो गांधी जी की सबसे बड़ी बात है मित्रों, वो ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, सब्जेक्ट का अलग कोई अस्तित्व नहीं होता।
अगर समाज है तो समाज शास्त्र भी है। अगर कोई फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनती है। थ्योरी बन के कोई फेनोमेना थोड़ी बना करता है। और हमने उल्टा कर दिया है। हम पहले सिद्धांत तय करते हैं, जैसे अपने ही समाज पर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी करने पे जुटे हुए हैं। लेवी स्ट्रॉस तो लिखता है कि जो कहा जाता है फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कि एंथ्रोपोलॉजी वो साइंस है जो विजित समाज पर की जाती है, विजेता समाज करता है। हम लोग अपने पर लोगों पे ही जुटे पड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये दृष्टि बदलने की जरूरत है, फैक्ट्स को देखने की जरूरत है। आप कल्पना कर लीजिए थोड़ी देर, 1750 में भारत दुनिया का 30% उत्पादन कर रहा है मित्रों, इसमें कृषि शामिल नहीं है। ये कौन लोग उत्पादन करते हैं? ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है ना, ये वो लोग हैं। अगर वो इतना समृद्ध हैं तो उनके प्रति ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है जैसा एक्सप्लेन कर दिया गया है? अगर हमारे घरों में अभी तक, मैं अभी तक कह रहा हूं इस सरकार के समय तक, अभी तक लोगों के घर में लैट्रीन बनाने की नहीं है, हम नहीं बनाते अपने घर में, गंदगी नहीं रखते अपने घर में, उस समाज में मैला उठाने वाली जाति पहले से कैसे होगी? कैसे होगी? ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें विचार करना है, दुनिया नहीं करेगी। उन्होंने तो एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है। हमें सोचना चाहिए अपनी चीजों पर अपने तरीके से, और जब यह दृष्टि बदलेगी तो मित्रों उपनिवेशीकरण से हम मुक्ति पाएंगे। और शिक्षा से बदलाव जब आता है मित्रों, बच्चे में संस्कार, ये शिक्षा व्यवस्था को, अगर मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अध्यक्ष जी ने आदेश कर दिया है मुझे, मैं इतने कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि अंग्रेज उनके काम करने का तरीका बहुत महीन है और बहुत घूम के नाक पकड़ी जाती है। इसमें मानसिकता बदलने का काम लोअर केजी से शुरू होता है। जब ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं कि सभ्य आदमी कौन है, जो टाई लगाए हो, हैट लगाए हो, गाड़ी हो, उसके बगल में एक लड़की हो, एक कार हो, ऐसे जैसे स्वच्छ वातावरण शहरी का दिखाना वो दिखाया जाएगा, और ग्रामीण वातावरण गंदा वातावरण। ये किताबों में चित्र हैं मित्रों, मैंने देखे हैं, तब आपसे कह रहा हूँ। तो मन में पहले से ये ऐसे बैठाला जाता है और धीरे धीरे फिर विचार आता है, वो बैठ जाता है, और वो जो कही गई बात की लॉजिक जो है, डेकार्ट से शुरू कर लीजिए लॉक तक और आगे तक, वो फिर जो है हम तर्क से सब कुछ साबित करने लगते हैं। और उन्हीं विद्वानों ने कहा है कि तर्क से कुछ भी साबित किया जा सकता है। जैसे ये पर्दे बंद कर दो और लाइट बंद कर दो तो हम इसको रात साबित कर देंगे तर्क से। लेकिन अपनी दृष्टि हो, अपनी व्याख्या हो अपनी चीज़ों की, ये करना हमारे अपने हाथ में है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है मित्रों, तो हिब्रू कैसे सीखी गई ये बताने का समय नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो गूगल पे मिल जाएगा आपको, आप पढ़िए। भाषा इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, भारत में कभी रहा भी नहीं, इतनी भाषाएं रहीं, लेकिन मैंने जो कहा अंतर तत्व तो बराबर रहता है। इस दृष्टि से नई तालीम और शिक्षा को देखा जाएगा मित्रों, गांधी जी को ठीक से समझा जाएगा मित्रों, तो मुझे लगता है विउपनिवेशीकरण आसान होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दुबे जी द्वारा उठाए गए चारों मुद्दों का कोई हल मुझे नहीं दिखाई देता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दुबे जी ने और उनकी सहयोगी टीम ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने इतनी शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। मित्रों, शिवदत्त भाई ने हम सब के अंतर्मन में जो अभी भी कहीं न कहीं गांधी मौजूद है, उसको अपने वक्तव्य से जगाने का प्रयास किया, उस गांधी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। स्वाभाविक है कि इनके वक्तव्य से हमारे मन में बहुत प्रश्नों की आकुलता भी पैदा हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक दूसरे गांधीवादी विचारक भाई अरुण कुमार त्रिपाठी जी को हम लोग सुन लें, तब हम लोग इस सत्र को चर्चा के लिए खोलेंगे। तो मैं अब भाई अरुण कुमार त्रिपाठी जी को अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। भाई अरुण कुमार त्रिपाठी जी।
सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, शिवदत्त भाई, अभय जी और तमाम साथियों, निश्चित तौर पे कल से हम लोग बहुत अच्छे वक्तव्य सुन चुके हैं और बहुत कुछ दूरी तय भी कर चुके हैं, क्योंकि विशेषज्ञ जो लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में थे, कमेटी में थे, वो लोग भी आए, उन्होंने अपनी बातचीत की। और दोनों पद जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बी औपनिवेशीकरण, इन दोनों को लेके मेरे मन में सुनते सुनते एक बात आई कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो सभी लोग अपने अपने ढंग से शिक्षा की पदावली की भी व्याख्या कर रहे हैं और बी औपनिवेशीकरण की भी व्याख्या कर रहे हैं, और उसी में मैं भी वैसे ही करूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा विराट दर्शन जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ 20-25 मिनट में, ऐसा संभव नहीं है, और सत्य का विराट दर्शन होता भी नहीं है। जिन विद्वानों ने देखा हो या जिन व्यवहारिक लोगों ने देखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी ने तो बहुत साफ कहा था। बाद में किसी ने पूछा भी कि क्या आपको सत्य के दर्शन हुए, क्योंकि वो सत्य के प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे दर्शन तो नहीं हुए, एक हल्की सी कोई किरण आती हुई दिखी। तो मुझे भी जो है वो, मतलब हम लोग तो अभी उस ऊंचाई पर, उस जगह पे पहुंचने में पता नहीं कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ों को जो है देखने की कुछ झलकियाँ मिलती हैं। अभय जी का जो विषय है और जो इसको इन्होंने हम लोगों से निरंतर साल भर तक संवाद किया और उसको समझाया, और मैं भी इस बी औपनिवेशीकरण से तब से ही मेरा मन जुड़ा हुआ है। और जब डंकल प्रस्ताव आया 1991 वगैरह की बात है, और तब से हम लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करना, लिखना, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे, जनसत्ता अखबार, तमाम जगहों पर। और मुझे अपना ही एक लेख याद आता है जो मेरे तमाम मित्रों को उसका शीर्षक बहुत याद है, मैं भूल जाता हूँ। कितने वर्षों की गुलामी से लड़ें। और ये इलाहाबाद, बनारस, तमाम जगहों पर जो आज़ादी बचाओ आंदोलन के लोग थे, उन्होंने बहुत पढ़ा, इस पर बहुत चर्चा भी की थी कि हम जो है वो 150 वर्षों की गुलामी से लड़ें, कि हम 500 वर्षों की गुलामी से लड़ें, कि 1000 वर्षों की गुलामी से लड़ें। और ये सारी बहस इस दिशा में बहुत कुछ चली जाती है। और हम लोगों ने, मेरा उस लेख में यही निष्कर्ष था कि ठीक है, उन चीज़ों से तो लड़ना चाहिए, और वो बहुत हमारे ऊपर बहुत भारी क्षति है, बहुत गहरा जख्म है, बहुत हम लोग अष्टावक्र की तरह जो है अंग भंग कर दिए गए हैं तमाम तरह से, संस्कृत के मामले में, भाषा के मामले में, ज्ञान के मामले में। और समांग नदी में स्नान करने के बाद ही हमारे अंग ठीक ठाक होंगे। लेकिन आज की जो चुनौती है, जिसके बारे में इस सभागार में जो है हमारे मित्र सिद्धू साहब ने या रमाशंकर जी ने या विजय झा ने जिधर संकेत किया कि आज की जो नौ उदारवाद की जो नीति है, वो जिस तरह से नए सिरे से औपनिवेशीकरण कर रही है, उसमें हमारा जो भी औपनिवेशीकरण है वो कितना और किधर ऊर्जा होनी चाहिए, आज के संदर्भ को हम छोड़ करके 1000 साल पुराने पे केंद्रित करें या जो है वो हम आज पर केंद्रित करें, ये एक गहरी दुविधा मेरे मन में सदैव रही है। और मुझे लगता है किसी सीरियस एकेडमिशियन के मन में भी ये दुविधा रहेगी कि इस दौर पे फोकस करें या पिछले दौर पर ही चले जाएं। और इसीलिए जो है वो इस दुविधा को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बिल्कुल खारिज ही कर दिया है। मुझे बहुत इसमें बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि मुझे एक कवि सम्मेलन की 2 हास्य कवियों की चर्चा याद है। तो वो उन्होंने कहा कि देखो भाई गोपाल भाई, तुम्हारा नाम जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास में आ गया। तो बोले कहाँ आ गया? तो रामचंद्र शुक्ल का की किताब लाए, डॉक्टर नगेंद्र की किताब लाए, ढूंढ डाले, कहीं उनका नाम मिला नहीं। बोले तो तुम्हारा नाम, हमारा नाम कहीं है ही नहीं, तुम कह रहे हो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में है। बोले ये जो इत्यादि इत्यादि लिखा हुआ है ना, इसी में तुम्हारा नाम है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टैगोर और गांधी इत्यादि इत्यादि के रूप में हैं, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि टैगोर और गांधी के बहाने शिक्षा और बी औपनिवेशीकरण कैसे हो। ये पीड़ा का प्रश्न है। और ठीक है, जो हम लोगों की चर्चा हुई और अनौपचारिक चर्चा में भी जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने यही कहा कि देखिए हमने जो है बहुत बी औपनिवेशीकरण और तमाम चीज़ों को केंद्रित नहीं किया है। उसमें जो नाम है कुछ जो है वो
आर्यभट्ट हैं, पाणिनि हैं और जो है वो माधवाचार्य हैं और इस तरह के कुछ नाम आते हैं। और फिर थोड़ा बहुत जो है वो भारतीय अपनी जो विरासत है उससे जुड़ने की बात है। लेकिन जो दो बड़े लोग हमारे जो है वो 20वीं सदी में उपनिवेशवाद से गंभीरता से लड़ रहे थे, सर्वाधिक गंभीरता से जो लोग लड़ रहे थे, ठीक कहा शिवदत्त भाई ने। गांधी के शिक्षा के प्रयोग की चर्चा ज़्यादातर जो है 1936-37 वाले से होती है, नई तालीम से। लेकिन वो तो 1896 से ही फिनिक्स आश्रम से ही जो है लोगों को पढ़ा रहे थे। जो लोग जेल जा रहे थे उनके बच्चों का क्या होगा, तो उनके बच्चों को बैठ के गांधी जी पढ़ाते थे, आश्रम के लोग पढ़ाते थे, या कोचरब आश्रम में ही वो शिक्षा का प्रयोग कर रहे थे। तो शिक्षा का प्रयोग जो है, या मेरे ख्याल से 1892 में जो है शिक्षार हेर फेर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा प्रसिद्ध लेख आता है, शिक्षा में गड़बड़ी, तो वो उनकी चिंता जब वो 30-31 साल के होते हैं तभी से शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो जो है वो शांति विश्व भारती का जो प्रयोग है वो 1921 में आता है, और उसके पहले जो है वो श्री निकेतन का प्रयोग आता है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जीवन में ऐसे दोनों लोगों ने जिन्होंने भारत के शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीरता से सोचा। और गांधी ने सिर्फ शिक्षा के ही बारे में नहीं सोचा था, गांधी बेसिकली जो है वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि ये ऑपरेशन वगैरह क्यों करोगे, हाथ में खून, मवाद, पीप ये सब लगेगी, पट्टी वट्टी, तो तुम ऐसा काम करो जिसमें सफाई वफाई हो और तुम हमारे जो है हमारे प्रोफेशन को अपनाओ। इसलिए वो लीगल प्रोफेशन की ओर गए। और उनके मन में लेकिन एक डॉक्टर सदैव मचलता रहता था, और उन्होंने अपने पहले बच्चे की डिलीवरी खुद ही कराई थी। तो इस तरह से वो जो उनकी पूरी मेडिकल प्रैक्टिस है वो तमाम तरह से करते रहते थे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारे मनीषियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है बहुत गंभीर प्रयोग किए हैं, बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है। उधर अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ध्यान नहीं देती तो कहीं ये आंख पे पट्टी बांध करके और हमारे समाज को एक ऐसी दिशा में ले जाने का प्रयास है जो निश्चित तौर पे भारत की ओर तो नहीं जाता, यूरोप की ओर कितना जाएगा और कितने हम यूरोप बन पाएंगे। अभी कल ही लोगों ने कहा है कि अगर हमारी जो उपभोक्ता पद्धति होगी अगर वो यूरोप की पद्धति होगी तो हमको जो अगर हमको 3 जो है धरती चाहिए, अगर अमेरिका की पद्धति होगी तो 6 प्लेनेट चाहिए, इसी तरह से। तो इस बारे में निरंतर हमारे लोगों ने आगाह किया है। और ख़ासकर जो है वो इसमें चूँकि गांधी पर जो है शिवदत्त भाई बोल चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं टैगोर के बहाने ज़रूर कुछ बातचीत कहना चाहूँगा। और टैगोर जो गांधी अगर राजनीतिक रूप से मुक्त कर रहे हैं, हमें स्वतंत्र कर रहे हैं, तो टैगोर हमें सांस्कृतिक रूप से और ज्ञान के स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर मुक्त कर रहे हैं। और टैगोर की ये जो कविता है ये मुझे आज भी जो है भी उपनिवेशीकरण के बहुत करीब लगती है, शिक्षा के आदर्शों के बहुत करीब लगती है। वो कविता है जहाँ मन भय मुक्त है और मस्तिष्क ऊंचा है गर्व से, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बट गई है, दुनिया की संकीर्ण दीवारों से जहाँ शब्द उभर कर आते हैं, सच्चाई की गहराई से जहाँ अथक परिश्रम फैलाता है अपनी बाहें परिपूर्णता की ओर, जहाँ तर्क की निर्मल धारा ने नहीं खो दिया है अपना रास्ता, मृत आदतों के सुनसान रेगिस्तान में जहाँ मस्तिष्क को सदा आप मार्ग दिखाते हो प्रभु, निरंतर विस्तारित होते चिंतन और क्रियाशीलता में, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे प्रभु मेरे राष्ट्र को जागृत होने दो। यही शिक्षा का आदर्श होना चाहिए और यही भी उपनिवेशीकरण का आदर्श होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। निरंतर जो है गांधी और टैगोर दोनों जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से सत्य ही है, वो और कुछ नहीं है। नौकरी की खोज नहीं कर रहे हैं, वह जो है एआई की खोज नहीं कर रहे हैं, वह जो है वो यूरोप नहीं बनना चाह रहे हैं, वह निरंतर सत्य की खोज कर रहे हैं। गांधी सत्य के प्रयोग करते हैं और टैगोर कहते हैं आंतरिक उपलब्धि के लिए भी सत्य आवश्यक है और बाह्य अभिव्यक्ति के लिए भी हमें सत्य चाहिए, केवल सुविधा के लिए ही नहीं, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि मानव आत्मा को प्रच्छन्नता से मुक्त करने के लिए
मनुष्य के इसी प्रकाशन तत्व को हमारी शिक्षा में प्रचारित करना होगा। इस सत्य का अनुसंधान रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन यानी विश्व भारती में बैठ करके कर रहे हैं, और जिस सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी वर्धा में नई तालीम के माध्यम से कर रहे हैं 1300 किलोमीटर दूरी पर, मुझे दोनों में कोई बहुत गहरा भेद नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि गांधी और टैगोर पे लिखने वालों ने उनमें बहुत भेद भी प्रकट किया है, और भेद था भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसे नहीं थी, विमर्श नहीं था, और जो है मतभेद को प्रकट करने के पहले कोई भय था उनके मन में, क्योंकि गांधी के स्वदेशी पर जो गंभीर टिप्पणी की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और गांधी ने उसका तत्काल जवाब नहीं दिया है। गांधी ने 2-3 महीने रुक करके बहुत ठंडे तरीके से, लेकिन उसी जो है वो विद्वतापूर्ण तरीके से जवाब दिया है, और ये भी कहा है कि इस कड़े विरोध के कारण वे हमारे शत्रु नहीं हो जाते। उन्होंने हमें राह दिखाई है, और गीता का उदाहरण देते हुए सब चीज़ें करते हुए। तो टैगोर निरंतर जो है वो इस बात के लिए आगाह करते हैं कि कहीं हम जो है वो इतने विचलित न हो जाएं, हम इतने जो है संकीर्ण न हो जाएं, हम स्वदेशी करते करते जो है हम सारी दुनिया से अपने को काट न लें, हम कछुआ न हो जाएं। ये टैगोर निरंतर आगाह करते हैं, और गांधी उनसे संवाद करते हुए जो है अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, अपनी जो है जो ओरिजिनलिटी है उसको पाने के लिए निरंतर जो है वो प्रेरित करते हैं। और इसीलिए जो है वो एक तरह से अपने अंतिम दिनों में ये संभवतः जो है 1941 वगैरह का समय है, और निधन से ठीक पहले जो है, उनके निधन से ठीक पहले गांधी जाते हैं शांति निकेतन, और जब आने लगते हैं तो वो उनको जो है वो पत्र देते हैं, और आभार का पत्र देते हैं, और कहते हैं कि ये विश्व भारती जो है गंभीर संकट में था, और तब आपने इसकी बहुत बड़ी मदद की थी। टैगोर जो है वो विश्व भारती संकट में आया, और टैगोर अपना जो नृत्य का दल बना करके और तैयारी करके और जा रहे थे जो है जगह जगह नृत्य करने। अहमदाबाद में कार्यक्रम था और जगहों पे कार्यक्रम था, और गांधी ने कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 80 साल की उम्र में आपके पैर उस तरह से थिरक नहीं सकते, आप नृत्य नहीं कर पाएंगे, अब आप बैठिए, रहने दीजिए। और टैगोर का जो पत्र है वो गांधी को देने के लिए जिस व्यक्ति को दिया था, उन्होंने वो चाहता था कि मैं गांधी को ही दूं, इसमें देर लगी, तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे पत्र मिलने में देर लगी, ये 60,000 रुपये का ड्राफ्ट है, इसको आप लीजिए, और बाकी जो हमारे लायक सहयोग होगा वह हम करते रहेंगे। गांधी जी ने पैसे भेजे थे? हाँ जी, ड्राफ्ट भेजा था। मतलब उन्होंने नहीं हाँ, भेजे, वो उन्होंने कहा था दूसरे को कि सब्यसाची भट्टाचार्य ने जो महात्मा और कवि करके पुस्तक है उसमें ये पत्र व्यवहार पूरी तरह से है, जो है कि ये लीजिए 60,000 रुपये का ड्राफ्ट में दे रहा हूँ। और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने आभार जताते हुए इसको कहा है, जब विश्व भारती गंभीर संकट में था तब आपने इसकी मदद की थी। और आज मैं जीवन के अपने अंतिम जो है वो चरण में हूँ, और मैं चाहता, और ये शांति निकेतन या विश्व भारती मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि है, और ये जलयान पर नदी में बहती हुई चली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको संरक्षण दें और इसको अपने हाथ में लें। गांधी उसके लिए उनकी अपनी एंगेजमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, उनको ट्रस्टी बनाया था। उन्होंने कहा कि जो है हम इसलिए शायद आपने बनाया है कि जो है हम पैसे का इंतजाम करेंगे, तो उस पर भी एक पत्र व्यवहार हुआ है। फिर भी एक तरह से जो है दोनों के बीच में, तो एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा का दर्शन है, वो शिक्षा के दर्शन में जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व जो है वो मातृभाषा का तत्व है। जो शिक्षा का जो हेर फेर है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और इसलिए जो है मातृभाषा में शिक्षा प्रकृति से दूरी और जो प्रकृति के नज़दीक की होनी चाहिए। और
तीसरी बड़ी चीज़ है जो कल्पनाशीलता की बात है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी शिक्षा में जिसका बहुत गहरा समावेश करना चाहते हैं। जितनी यांत्रिकता शिक्षा में आ गई है और जितनी यांत्रिकता की बातें अभी हम लोग पहले के सत्रों में कर रहे थे, उसमें आर्ट एंड कल्चर की बात तो की जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो है कल्पनाशीलता की बात रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं, वो कल्पनाशीलता अपने आप में जो है वो आज अगर आप करने लगें तो लोग कहेंगे ये अब हमारे बच्चे से पेंटिंग कराना चाहता है, म्यूजिक कराना चाहता है, खेल कूद में शामिल कराना चाहता है और ये इसका करियर चौपट करना चाहता है। और मुझे याद भी है कि हम लोगों को बचपन में ये बात बहुत याद कराई जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ये बाद में थोड़ा पलटा कि खिलाड़ी वाले लोग जो है आगे बढ़े और उनका ग्लैमर बना। हालांकि कितना ग्लैमर बना हम लोग अभी पिछले दिनों में देख चुके हैं, जो स्थितियां हैं, तो जो पीड़ादायक स्थितियां हैं। लेकिन टैगोर के शिक्षा के प्रयोग में और गांधी के शिक्षा के प्रयोग में जो अंतर था, वो अंतर यही था। गांधी टैगोर जो मिस्टर एमहर्स्ट थे, जो अमेरिका के जो है कृषि विज्ञानी थे और जिन्होंने आकर के ग्रामीण शिक्षा का जो प्रयोग शांति निकेतन में किया था, श्री निकेतन के नाम से, उन्होंने जो है वो उस प्रयोग में और गांधी का जो नई तालीम का प्रयोग था, उस प्रयोग में टैगोर उसको अप्रिशिएट करते थे, वो उनको ठीक लगता था। लेकिन एक ही चीज़ उनको लगता था कि जो खेल कूद मनोरंजन का जो हिस्सा है इस शांति निकेतन में, वो मनोरंजन का हिस्सा और जो है कला संगीत और इन चीज़ों का जो हिस्सा है, वो हिस्सा उतना जो है वो गांधी जी की नई तालीम में नहीं है। गांधी जी ने पहले से ही ये बोझ डाल दिया कि ये जो विद्यार्थी हैं ये खुद ही अपने हस्त कौशल से, हस्तशिल्प से ऐसी चीज़ें तैयार करेंगे जिससे उनका ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो इकोनॉमी है, वो कहीं बाहर से फंडेड नहीं होगी और वो अपने आप स्वतः संचालित होगी। ये गांधी का कंसेप्ट था। जबकि उनका ये था कि ठीक है जो है वो विद्यार्थी खेलें कूदें मनोरंजन करें, बल्कि सभ्यता और असभ्यता की बात भी जो करते थे, वो सभ्यता और असभ्यता की बात बड़ी रोचक थी। बोले धरती पे जितनी भूमि है और जितना जल है, सभ्यता और असभ्यता का अनुपात उतना होना चाहिए। अगर जो है आप सभ्यता का अनुपात बढ़ा दोगे तो मानव जीवन की आज की जो सहजता है, जो सरलता है, जो स्पंदन है, वो खत्म हो जाएगा। वो बच्चे में नटखटपन और खेल कूद और सारी चीज़ों शरारत को उसी रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर देखना चाहते थे। बहुत ज़्यादा अनुशासन कायम करना, बहुत ज़्यादा दंड देना, ये सारी चीज़ें एक तरह से स्वाति गांगुली ने भी एक किताब लिखी है टैगोर यूनिवर्सिटी करके, अभी आई है हाल फिलहाल, रमा जी ने मुझे दी और इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इसके लिए मैंने उसको काफ़ी पढ़ा। बहुत सारे मैंने लंबा पेपर भी तैयार किया, लेकिन अब इतना समय नहीं है उस पर चर्चा करने के लिए मैं। लेकिन एक और किताब मेरे हाथ लग गई जो शिवानी जी की किताब है, गौरापंत शिवानी की, आमादेर शांति निकेतन। और वो बहुत ही सुंदर पुस्तक है आमादेर शांति निकेतन। देखिए सुजाता जी ने पढ़ी है शायद जो है, या और लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन वो शांति निकेतन के वातावरण को, जो जीवंत वातावरण है, जो लोगों के बीच में रचनात्मक संबंध है, जो हंसी मजाक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी वहाँ पे किस तरह से उनकी उपस्थिति है और कैसे उनके क्लास में जो है वो लड़कियाँ आंवला खा के जाती हैं और वो डांटते हैं कि तुम लोग आंवला खा के आती हो और यहाँ आंवले का बीज गिराती हो, तो देखो ये लड़की अच्छी है, ये आंवला नहीं खा के आई है, नहीं गिरा रही है। इतने में शिवानी जी हंसने लगी तो उनके मुंह से भी आंवले का बीज गिर गया, तो क्लासरूम में पूरा हंसी का वातावरण गूंज गया। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिवानी जी के भाई को कहा कि तुम बांग्ला पढ़ो, शिवानी तो पढ़ रही है बांग्ला, तो उन्होंने कुछ बांग्ला सीखी जो है, और एक दिन मेस में वो बोले कुछ बांग्ला में ऐसा बोले, मुझे नहीं आती, लेकिन उसका वो कहना चाहते थे मैं मछली खाऊंगा, लेकिन उसका अर्थ ये था कि मछली मुझे खाएगी। तो पूरे जो है मेस में पूरी हंसी का वातावरण गूंज गया। इसी तरह से जो है वो मतलब आलू और पटल बहुत ज़्यादा बनने लगा था मेस में। अब लड़कियां खा खा के परेशान, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, सब किया। जब नहीं बात बनी तो जाके गुरुदेव के पास चली गई कि गुरुदेव ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना पटल बन रहा है, परवल बन रहा है कि हम लोग खाते खाते उब गए हैं। तो फिर जो है रसोईया गया भागता हुआ, उसने फिर बंद किया। तो वो जो जीवंत वातावरण है जिसकी रचना जो है गुरुदेव ने उसकी तरफ की थी। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था का जो रिश्ता है बड़ा जटिल है।
गांधी जी ने इस बात को सोचा था। सरकार से आप मदद भी लोगे, किसी से मदद भी लोगे और चलाओगे अपनी, ये कैसे चलेगा? ये बड़ा जटिल प्रश्न है। तमाम यहाँ विशेषज्ञों ने कल बार बार ये बात कही कि बड़ा दबाव था, बड़ा दबाव था। सारी बातें वो नहीं कह सकते, लेकिन उस दबाव को ड्राफ्ट में भी हम लोग महसूस करते हैं, उस दबाव को वातावरण में भी हम लोग महसूस करते हैं। जिस भय से मुक्त होने की रविन्द्रनाथ टैगोर बात करते हैं, उस भय की कल्पना, भय से मुक्त होने वाले समाज की, वातावरण की कल्पना हम कैसे करें? एक स्वायत्त संस्थान, अभय जी जो काम कर रहे हैं, इसके लिए एक केंद्र की नहीं, एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। बहुत बड़ा काम है। और मुझे तो लगता है कि मैं तो जो छोटा मोटा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो है वो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ और जॉन पर्किंस और इसके अलावा जो है वो मतलब और तमाम लोगों, जॉन रॉस्टन सॉल और डेविड सी कॉटन, और हम लोग तो अभय जी इंटरव्यू लेते थे। आपने डेविसन बूधू का इंटरव्यू लिया था, मैंने डेविड सी कॉटन का इंटरव्यू लिया था। व्हेन कॉर्पोरेशंस रूल द वर्ल्ड, जब डंकल ड्राफ्ट शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। चूँकि हम लोग दिल्ली में थे तो वर्ल्ड सोशल फोरम में गए, तमाम जो नोबेल लॉरेट्स आए थे उनका भी इंटरव्यू लिया मैंने। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की 35 साल की प्रक्रिया है जो बहुत आक्रामक ढंग से चल रही है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका प्रभाव नहीं है। उसका, सिद्धू भाई कह रहे थे, उसका बहुत गहरा प्रभाव है। जिस कृषि कानूनों की बात कर रहे थे, उस पे उसका प्रभाव है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसके प्रभाव में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है, उससे अलग नहीं है ये प्रभाव जो है। तो इससे जो हम लोग लड़ रहे थे, उसकी तमाम चीज़ें जो है, पर अभय जी का जो काम है वो एक तरह से निश्चित तौर पर एक विश्वविद्यालय की मांग करता है। पर उस विश्वविद्यालय को, इस काम को कैसे कौन फंड करेगा, ये एक गंभीर सवाल है। रविन्द्रनाथ को भी फंड इकट्ठा करने के लिए पैर में घुंघरू बांधने की ज़रूरत पड़ी। गांधी जी थे तो उन्होंने मदद की। ये कितना बड़ा काम है। आचार्य नरेंद्र देव ने स्वयं कहा है, रांची जो डिक्लेरेशन है आचार्य नरेंद्र देव का, उनका कहना है कि शिक्षा को अगर हम स्वायत्त चाहते हैं तो हमें सरकारी जो अनुदान है, मदद है, उस पर निर्भरता समाप्त करनी होगी। क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार है? क्या हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? हम कहाँ से लाएं चीज़ों को? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जो शिक्षा और भी उपनिवेशीकरण के साथ जुड़ता है। हम बहुत विद्वतापूर्ण बातें कर लें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में जिस संसाधन की ज़रूरत है, क्या ये समाज उसके लिए तैयार है? क्या ये सरकार उसके लिए तैयार है? ये मुझे लगता है कि एक बात है। गांधी ने अपने जो है वो नई तालीम में बात कही थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ड्राफ्ट बना के ले गए तो उन्होंने कहा कि इसमें वो व्यवस्था की कि नहीं आपने की, बिना सरकारी अनुदान के जो है ये नई तालीम के स्कूल चले। बोले वो तो नहीं कर पाए। तो बोले फिर क्या करके लाए जब वही नहीं कर पाए? तो गांधी जी के बारे में कृपलानी जी कहा करते थे कि ये बूढ़ा सनकी आता है और कोई फितूर छोड़ के चला जाता है और हम लोग अपना माथा पच्ची उसी में करते रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विश्व भारती का प्रयोग है, विश्व भारती की जो कर्म समिति थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसकी पावर्स कैसे धीरे 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 ख़त्म होती गई जब उसका जो है वो केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया। और अधिग्रहण करने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सब लोग थे। उनके पुत्र रथींद्रनाथ टैगोर जो है वो बहुत ही एक तरह से, उनको कोई विदा करने वाला नहीं था जब वो छोड़ के जा रहे थे परिसर, उनको कोई सियाफ करने वाला नहीं था। तो ये बल्कि जो है बातचीत तमाम लोगों ने कहा भी, अमर्त्य सेन वगैरह ने कहा कि शांति निकेतन में जो है कोई बहुत एक तरह से बहुत ऊंचा स्तर शिक्षा का कभी नहीं रहा, वो ऊपर नीचे होता रहा और आज तमाम विवाद होते रहते हैं। लेकिन एक जो दिक्कत आई है वो है टॉलरेंस की, सहिष्णुता की जो कमी आई है शैक्षणिक संस्थानों में। एकेडमिक टॉलरेंस भी नहीं है और जो है वो एकेडमिक डिसेंट के लिए भी टॉलरेंस नहीं है। और सोसाइटी की जो टोटल टॉलरेंस है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की में परिलक्षित नहीं होगी, ये मैं कैसे मान लूँ। मैं टैगोर पर बोलते हुए, टैगोर पर बात रखते हुए एक चीज़ ज़रूर मैं उनके साथ अन्याय करूँगा। अगर मैं जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार हैं, अगर उसको मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा तो,
और टैगोर का जो राष्ट्रवाद संबंधी विचार है वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए, किसी भी एकेडमिक जगत के लिए और एक नई दुनिया के लिए भी वो बेहद गौर करने लायक है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया जिधर जा रही थी उस आहट को उन्होंने महसूस किया था। सभ्यता का संकट 1939 का उनका आर्टिकल है जो अपने आप में जो बताता है कि कैसे पहले वो अंग्रेज़ों से प्रभावित थे और बाद में वो अंग्रेज़ों से जो है वो एक प्रकार से समझ रहे हैं कि जो ये सभ्यता का संकट पैदा हुआ है ये पूरब में नहीं पैदा हुआ है, ये पश्चिम में पैदा हुआ है। राष्ट्र की जो भयानक अवधारणा पश्चिम ने हमको जो है दी है वो राष्ट्र की भयानक अवधारणा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी जो भयावता हम देख चुके हैं। आज वो 21वीं सदी में फिर से प्रकट हो रही है। 21वीं सदी को संचालित करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज है उसमें कहीं तो उसका बोध होना चाहिए, कहीं तो उसकी आहट होनी चाहिए। क्या वो है? मैं तो नहीं ढूंढ पाया, विद्वानों ने ढूंढा हो तो मैं बताएं। राष्ट्र क्या है इसके बारे में कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत कभी सही अर्थों में राष्ट्रवादी नहीं रहा। बचपन से ही मुझे शिक्षा दी जाती है कि राष्ट्र की पूजा ईश्वर तथा मानवता की भक्ति से बड़ी है। मुझे लगता है मैं इस तरह की शिक्षा से आगे निकल गया हूँ और मुझे फिर पूरा विश्वास है कि मेरे देशवासी उस शिक्षा के विरुद्ध लड़कर सही अर्थों में लाभान्वित होंगे जो ये सिखाती है कि देश मानवता के आदर्शों से बड़ा है। यूरोप का भी अपना अतीत रहा है, इसलिए यूरोप की शक्ति उसके अपने इतिहास में है। भारत में हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम दूसरे लोगों का इतिहास उधार नहीं ले सकते और यदि अपने इतिहास का गला घोंटते हैं तो ये आत्महत्या के समान होगा। आप जब ऐसी चीज़ें उधार लेते हैं जिनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है तब ये आपके जीवन को तोड़ डालती हैं। मैं किसी एक राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों के एक समान विचार के विरुद्ध हूँ। बहुत सारी कठोर बातें उन्होंने राष्ट्र के बारे में कही हैं। राष्ट्र का तर्क यही होता है और यह सत्य तथा अच्छाई की आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देता। यह नैतिक भ्रष्टाचार का रिंग डांस करता रहता है। स्टील से स्टील की, मशीन से मशीन की कड़ी जोड़ते हुए अपने पैरों से सरल आस्था के मधुर फूलों तथा मानव के जीवंत आदर्शों को कुचलते हुए राष्ट्र का विचार मानव द्वारा आविष्कृत बेहोशी की सबसे शक्तिशाली दवा है। इसके धुएं के असर से पूरा देश नैतिक विकृति के प्रति सचेत हुए स्वार्थ सिद्धि के सांघातिक कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से लागू कर सकता है। और सभ्यता का संकट जो उन्होंने कहा है उसमें साफ कहा है कि यूरोप ने जो है वो बहुत युद्ध के रूप में और राष्ट्रवाद के रूप में एक, हम तो समझते थे कि यूरोप जो है वो सभ्यता का दान करता है, लेकिन यूरोप सभ्यता का दान नहीं कर रहा है, बहुत विनाशकारी चीज़ें सौंप रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये चेतावनी, मुझे लगता है कि हम लोगों की तरफ पूर्वांचल में कहावत है कि दाढ़ी का नौ सिर का नौ नहीं होता। तो जैसे आप जो है वो जीवन का, समाज का पूरा जो दर्शन है और शिक्षा का कोई जो दर्शन है वो बहुत उसमें भिन्नता नहीं होती। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का, गांधी का जो समग्रता का दर्शन है विश्व के बारे में, मनुष्य के बारे में, सभ्यता के बारे में, वही दर्शन शिक्षा के माध्यम से वो विद्यार्थियों में, युवाओं में और बड़े लोगों में भरना चाहते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी दोनों जो है वो जिस तरह से पूरी विश्व सभ्यता का ध्यान रखते हुए और भारत को जो है उसमें अपनी सम्मानजनक जगह देना चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, मैं बस एक दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। विश्व भारती में रविन्द्रनाथ टैगोर लगातार जो है विदेशी विद्वानों को बहुत बुलाते थे और एक बार तो विदेशी विद्वानों को बुलाते बुलाते इटली के चक्कर में पड़ गए और मुसोलिनी से मिल आए और वहाँ उन लोगों ने उनका बहुत प्रचार कर दिया और उस प्रचार से जो है उनकी बड़ी बदनामी भी हुई। बाद में उन्होंने खंडन वगैरह किया। लेकिन ये था कि और भारत में भी बहुत सारे विद्वान थे लेकिन वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बाहर के बहुत सारे लोग जो है वो जो कि ओरिएंटलिस्ट थे, इंडोलॉजिस्ट थे। तो इस सेंस में
मैंने कहीं ध्यान से किसी को देखा है, किसी ने टिप्पणी भी की है कि जो एडवर्ड सईद वगैरह का जो ओरिएंटलिज्म है, जो इस तरह से परिभाषित करते हैं, टैगोर उससे अलग परिभाषित करते हैं, उसको उस रूप में टैगोर नहीं देखते। और वो मानते हैं कि जो है वो पूरब को समझने के लिए हम किसी से कहीं से भी लाएं, तमाम ऐसे विद्वानों को लाए जो चाइनीज लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट थे, तिब्बतन लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट थे, और उनसे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। अंत में मैं एक बात गांधी और टैगोर की जो दोनों के का जो सहयोग का मामला है वो अद्भुत है। A.R.A. नायकम करीब 13-14 वर्ष तक उनके स्कूल के प्रिंसिपल रहे, और वही A.R.A. नायकम और उनकी पत्नी आशा आर्य नायकम दोनों जो है 1936 में शांति निकेतन से वर्धा जाते हैं और नई तालीम शिक्षा को हेड करते हैं, उसका पूरा ड्राफ्ट बनाते हैं। तो ये जो यूनिटी है दोनों में, एक तरह से विश्व को देखने की दृष्टि और जो है प्रयोग करने की दृष्टि, बहुत दूर दूर रहते हुए, बहुत भिन्न रहते हुए, मतभेद भी रखते हुए, एक दूसरे से नोक झोंक करते हुए भी जो स्नेह है और जो एकता है, ऐक्य है, विविधता है और लेकिन ऐक्य है, ये दोनों में अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छूट गए हैं, लेकिन अभय जी के नेतृत्व में जो भी औपनिवेशीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम एक दिन एक केंद्र से, परियोजना से आगे बढ़ करके एक विश्वविद्यालय का रूप लेगा, और इस परियोजना के तहत हम लोग जरूर जो है अपने महापुरुषों के जो श्रेष्ठ कार्य है, जिसमें बहुत उदार विश्व दृष्टि है, जिसमें मिलन भी है और जिसमें अपना सम्मान भी है, जिसमें पूरब की पूरी गरिमा है और जिसमें हम पश्चिम को हीन भी नहीं मानते, पश्चिम का अपना कार्य है, लेकिन जिसमें यह भी दृष्टि है कि दुनिया के सभी धर्म जो है वो समान है, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं, लेकिन कोई धर्म पूर्ण नहीं है अपने आप में, जिसमें यह भी दृष्टि है कि एक तरह से सर्वधर्म प्रार्थना संभव है। गांधी ने उसको करने की कोशिश की थी, आज के दौर में वो सर्वधर्म प्रार्थना असंभव हो गई है। ऐसे समाज की, ऐसे दौर की जो शिक्षा व्यवस्था ऐसे समाज को निर्मित कर सके, हम ऐसी शिक्षा की कल्पना करते हैं, और वही सच्चे अर्थों में भी औपनिवेशीकरण की शिक्षा है। आप लोगों ने हमें सुना ध्यानपूर्वक और मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मित्रों, हम लोगों के समक्ष शिवदत्त भाई का और अरुण कुमार त्रिपाठी जी के दो वक्तव्य सामने आए, और दोनों वक्तव्यों के अलग अलग संदर्भ थे, लेकिन दोनों वक्तव्य कहीं न कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन प्रश्नों को संबोधित नहीं किया गया है, उनकी ओर कहीं न कहीं से संकेत भी ये कर रहे थे। ये बात सही है कि अतीत के निष्क्रिय गौरव बोध के साथ, अतीत के निष्क्रिय गौरव बोध के साथ पश्चिमी सभ्यता का असावधान रूप से आहरण करने वाली यह जो शिक्षा नीति है, उसमें गांधी और टैगोर तो इत्यादि इत्यादि के रूप में ही रहेंगे। और यह कैसे संभव है कि वो इत्यादि इत्यादि से बाहर आएं, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का प्रतिमान, सर्विस प्रोवाइडर 64 कलाओं को अपना प्रतिमान बनाती है, ज्ञान को प्रतिमान नहीं बनाती, बल्कि 64 कलाएं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको अपना प्रतिमान बनाती है। तो गांधी और टैगोर को संदर्भित करना तो तब संभव होता जब वो नारद और सनत कुमार के संवाद में जिस शिक्षा की बात की गई है, यदि उसको संदर्भ बनाते, तब सत्य संधि व्यक्ति के निर्माण का आदर्श राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने जो संदर्श है वह तो सर्विस प्रोवाइडर, एक सिटीजन बनाने का है, व्यक्ति निर्माण, सत्य संधि व्यक्ति निर्माण का दिखाई नहीं कहीं पड़ता। और इन सारे प्रश्नों को शिवदत्त भाई ने बहुत अच्छे से कहा कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक अंतरण को रोकना था, जो शिक्षा के माध्यम से प्रसारित हो रहा है हमारे मानस में। और अरुण भाई ने सभ्यता के संकट का ध्यान दिलाया कि किस प्रकार की जो पश्चिमी शिक्षण पद्धति है वह अपने स्वरूप में ही एक सभ्यता संकट को लिए हुए है, और यदि उस सभ्यता संकट के
आहरण से हमें बचना है तो हमें अपने तरीके से अपनी शिक्षा नीति पर विचार करना होगा। और अरुण भाई के वक्तव्य में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो संकेतित हुई हैं वो ये है कि हमें ये विचार करना चाहिए कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार के राष्ट्रीयता को निर्मित करना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीयता को निर्मित करने के भाव पर बहुत बल दिया गया है, लेकिन वो किस प्रकार की राष्ट्रीयता है? क्या वो वही राष्ट्रीय भावना है जिसकी वकालत गांधी जी यह कहते हुए करते रहे कि अंग्रेज़ों के रेल ने भारत को राष्ट्र नहीं बनाया है, या जिस कविता के माध्यम से जिस राष्ट्रीयता की बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार की राष्ट्रीयता की बात करती है? ये एक छुपा हुआ प्रश्न है जिसे हमें उद्घाटित करना चाहिए। और सांस्कृतिक अंतरण की जो समस्या गांधी जी देख रहे थे कि और उसको बुनियादी शिक्षा के माध्यम से रोकना चाहते थे, इन प्रश्नों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे संबोधित करती है, कैसे संदर्भित करती है, इस संदर्भ में सभा से प्रश्न आमंत्रित हैं ताकि चर्चा और समृद्ध से समृद्धतम हो सके। मैं पहले आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र जी को। स्वतंत्र चर के रूप में इस्तेमाल नहीं है और ना ही टैगोर का एक बार भी इस्तेमाल इस नई शिक्षा नीति में नहीं हुआ है। आजकल सर्चेबल पीडीएफ उपलब्ध होते हैं, आप उसमें डाउनलोड करके सर्च करिएगा तो गांधी एक जगह आएगा, वो भी गांधी बालिका विद्यालय के संदर्भ में आएगा। मतलब वो इत्यादि इत्यादि में भी नहीं है सर। एक बात। दूसरी बात ये जो अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि आखिर यह किस तरह के राष्ट्रवाद को उत्पन्न करना चाहती है शिक्षा नीति, यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। टैगोर के माध्यम से इसका एक उत्तर संभव है और एक उत्तर संभव है जो स्वयं यह शिक्षा नीति करेगी। तो टैगोर ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा था, वो सभी तरह के राष्ट्रवाद को बहुत खराब नहीं मानते हैं। उन्होंने इसके लिए दो पदावलियों का इस्तेमाल किया है। एक को वो कहते हैं हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म, जो मतलब ऑर्गेनिक सोसाइटीज में जो एकता पाई जाती थी, हम सब एक हैं, ये जो भावना पाई जाती थी, इसके लिए वो हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जो मैकेनिस्टिक सोसाइटी में मतलब आधुनिक समाजों में जो लोगों में एक कृत्रिम एकता होती है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जहां लोग आपस में जुड़े नहीं बल्कि उलझे होते हैं। ये माइकल सैंडल का टर्म है, मेरा नहीं है। लेकिन यह उलझाव जो है वो उनमें एकता जैसा है, ये उनको अनुभूति होने लगती है। यह एक तरह का राष्ट्रवाद होता है जो मॉडर्न नेशंस में पाया जाता है, क्योंकि हम तो सभी सेल्फ सेंटर्ड हैं, इगोइस्टिक हैं, इसी तरीके से वेस्ट ने हमको परिभाषित किया है ना। तो बिलोंगिंगनेस के किसी महान धारा में हम क्यों जुड़ना चाहेंगे? तो वो ऐसी चीज़ है। लेकिन यह जो राष्ट्रवाद है, और आगे टैगोर कहते हैं कि शासन की कई विधाएं होती हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के जरिए शासन करना शासन की सबसे खतरनाक पद्धति होती है। और हम दुनिया भर में देखते हैं कि दुनिया में जितने तानाशाह हुए हैं वो सब के सब इस पद्धति से शासन करने का प्रयास किए हैं। तो मेरा ये सबमिशन था, और किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछना है। पेपर बहुत अच्छे थे, धन्यवाद। जैन साहब। दोनों वक्ताओं ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बात रखी। मेरे दो तीन मुद्दों पर टिप्पणियाँ थी, या हाँ टिप्पणी बोलेंगे या सवाल थे। पहला ये कि शिवदत्त जी ने शुरू में ही रखा कि इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं से ये देश डर गया। ये कहाँ से बात आ गई? और गांधी
ने तो ये कभी नहीं कहा, गांधी उस तरह से देखते ही नहीं थे। मतलब ये दुखद था कि एक गांधीवादी विचारक उस दौर को इस तरह से देखें कि इस्लामिक आक्रमण करता, मतलब तो फिर आर्य आक्रमण करता। आर्य भी तो आए और इंसानी अफ्रीका से आया, तो अफ्रीकी आक्रमण करता। तो मेरे को लगता है कि विद्वानों को, मतलब हमारे दिमाग में आज जो ये कचरा भरा जा रहा है वो पूरा तब तक पूरे इतिहास में चला गया है, और हम इस तरह से ये शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। राजा एक दूसरी जगह एक दूसरे इलाकों में जाते थे, सब राजा एक दूसरी जगह जाते थे। शिवाजी ने सूरत पे हमला बोला तो फिर तो हर एक आक्रमण करता हुआ ना दूसरे इलाके का लूटने के लिए जाते थे। तो वो मेरे को बहुत ही अफसोसजनक लगा वो कमेंट। एक दूसरा, नई तालीम पर मेरा एक उस पर एक मेरा सुझाव है कि शिवदत्त भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूट गई, हो सकता है समय की कमी के चलते छूटी हो। वो ये था कि गांधी ने छिपे तरीके से जाति व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला था नई तालीम के थ्रू, क्योंकि उन्होंने जो पेशे बताए उन पेशों में स्पिनिंग है, वीविंग है, फार्मिंग है, बनाना और लैट्रिन्स को स्वच्छ करना है, पॉटरी है, लेदर टैनिंग और शू मेकिंग है। सारे बच्चे ये काम करेंगे तो जाति अपने आप ही टूटने लगेगी। तो मतलब जो लोग गांधी को समझ नहीं पाते, मैं आप पे ये कमेंट करता ही नहीं कर रहा, मैं आज जो सारा गांधी वर्सेस अंबेडकर का है, गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट के खिलाफ थे और उनको समझ में आया कि ये क्योंकि हमारे मानस में इतना घुस जाता है बचपन से ही यदि हम लोगों को अलग अलग ये सारे काम हाथ से करना सिखाएंगे तो जाति पर एक जोरदार हमला होगा, और ये कमाल का कंसेप्ट था। तीसरा पॉइंट ये था कि गांधी जी को मतलब एक शायद ये उन्होंने थोड़ा रखा भी, लेकिन वर्क और नॉलेज के बीच जो डाइकोटमी है गांधी जी उसको हल कर रहे थे। पूरे ये हमारी जो और ये आज भी चली आ रही है कि जो लोग श्रम करते हैं वो अपने आप को नीचे मानते हैं, जो ज्ञानी है वो अपने आप को ऊपर मानते हैं, और गांधी जी इस पर भी हमला कर रहे थे और इस रूप में भी जाति व्यवस्था पे हमला हो रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्पिनिंग से हम गणित ही सिखा देंगे, पूरा विश्व व्यापार सिखा देंगे, कॉटन कहाँ से आता है वगैरह वगैरह। बहुत इतना सिंपल वो कमाल का कंसेप्ट है। ऑब्वियसली वो उस ज़माने की बातें थी, आज जब उससे बात करोगे तो वो एक नए संदर्भों में होगा, लेकिन अपने आप में जैसे मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, वो इंजीनियरिंग में कुछ शर्म ही नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड पे मशीन चलाना सीखते थे, कमाल है। तो ये तो वो पूरा ही विपरीत था। और उसी में फिर वो गांधी जी की बात आ जाती है जो वो कहते हैं कि शिक्षा लोकल मटेरियल से होगी, क्योंकि जब हम इस पे जोर देंगे डेवलपमेंट, गांधी जी उस समय फोर्सी कर रहे थे, आज जो ग्लोबल वार्मिंग की क्राइसिस है, जब हम लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक और फ़ायदा होगा कि लोगों को, चूंकि वो टेक्नोलॉजी उनके कंट्रोल में होगी, तो एक इंसान का ज्ञान और अपने इलाके का विकास वो सारा एक अंतर संबंधित होगा। तो वो उनका बहुत आगे की बातें कर रहे थे हम। लेकिन मेरा एक और मुद्दा था जो शायद वो हिंट हुआ उनकी बातचीत से, कि गांधी जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं थे। गांधी जी स्पष्ट कहते हैं कि मेरा जोर ये है, रेलवे आए लेकिन सबसे पहले लोगों को बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सैनिटेशन हो, उसके बाद चाहे आप जो भी ले आइए। और ये उस संदर्भ में भी देख सकते हैं जो गांधी और नेहरू में बहस थी कि गांधी जी का जोर था कि सबसे पहले गांव का विकास क्यों, अधिकांश आबादी वहाँ रहती, तो गांधी गांव वैसे शहर भी नहीं देखते थे, लेकिन चूंकि अधिकांश आबादी गांव में है, सबसे पहले आपको सारी बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी चाहिए। हमको गांधी जी का टेक्नोलॉजी वाला नज़रिया उस तरह से देखना चाहिए, न कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। मेरे को नहीं लगता कि गांधी जी उस तरह से थे। और
मैं इस बात से, एक और जो कमेंट आया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आज लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ नौकरी चाहते हैं। लोग भयंकर मेहनत करने को तैयार हैं। ये मिडिल क्लास का ही नज़रिया है, नहीं ख़त्म ही हो गया, आखिरी कमेंट है कि लेकिन सामान्य लोग मेहनत भी करना चाहते हैं और नौकरी भी करना चाहते हैं, और मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम आज के माहौल में नहीं लगती। धन्यवाद। अरुण जी ने जो रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से जो बात की और गांधी जी का जो जिक्र है, मेरा ख्याल है कि इन दोनों का भी जिक्र एक दूसरे के बिना नहीं भी हो सकता है, तो एक के अंदर दूसरे का जिक्र एक लिहाज से आएगा ही। मुझे शांति निकेतन या विश्व भारती का जो एक मसला है और जो गांधी जी के साथ जुड़ता है, वो एक वर्नैकुलर, सिर्फ एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन न होके, वर्नैकुलरिज्म अगर मैं ना भी उसको कहूँ तो एक वर्नैकुलर पर्सपेक्टिव को डेवलप करना शिक्षा के अंदर, या जिस तरह से उन्होंने किसी ने हवाला दिया था, मेरा ख्याल अंबिका दत्त जी ने ही, कि मैं अंग्रेज़ी भूल गया हूँ, कि बोल दो ये बात। एक लिहाज से ये उनका मैनिफेस्टो है एक किस्म के आज़ाद हिंदुस्तान के लिए। मुझे ये इसलिए याद पड़ता है कि जो पहले हिंदी की बात हो रही थी और विश्व भारती आती है बंगाल में, वो एक वर्नैकुलर्स की बात कर रही है और उसके ज़रिए सारे भारत की भी बात कर रही है। मैं ये भी मानता हूँ कि सिखिज़्म के ऊपर और पंजाब के ऊपर सबसे बेहतरीन काम शांति निकेतन के पढ़े हुए बंगाली स्कॉलर्स ने किए हैं। तो इस बात को भी हम ना भूलें कि शांति निकेतन अपने आप में हिंदुस्तान की एक बिल्कुल अलग किस्म की एक ज्ञानात्मक छवि भी गढ़ रहा था कि क्या है ये, और उसको देखने का एक बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नज़रिया उन्होंने डेवलप करने की तरफ, मेरा ख्याल है कि बहुत ही मजबूत काम कुछ वहाँ पे हुए हैं। मुझे ये इसलिए याद आता है पंजाब के संदर्भ में कि हंटर कमेटी स्कूली शिक्षा के माध्यम के लिए, कि किस माध्यम में पढ़ाई जाए, ये बात पिछले सेशंस में हो नहीं सकी किसी कारणवश। तो पंजाब में से जहाँ पे कि लोगों को पंजाबी बोलनी चाहिए थी, तो वहाँ पे बड़ा दिलचस्प ये हुआ कि जो उनको डेलीगेशंस मिले, तो जो आर्य समाज से आए वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, तो वो कह रहे थे कि संस्कृत में पढ़ाई जाए या हिंदी यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो। कुछ एक कह रहे थे कि फ़ारसी हो या उर्दू हो। पंजाबी कहने के लिए सिर्फ सिख ही रह गए थोड़े बहुत। तो एक लिहाज से ज़ुबानों को कम्युनलाइज करने का जो प्रोजेक्ट है, ये पंजाब में, और ये बाद में पंजाब के विभाजन के लिए इसने ज़मीन तैयार की, इसे मतलब ये देखना चाहिए। और इसका इतना असर था कि बलराज साहनी जैसे लोगों की जो पीढ़ी थी, वो पंजाबी को ये समझती थी कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये विचारों की भाषा नहीं है, इसके अंदर किसी महान साहित्य या कला की कोई गति नहीं है, इसलिए हमें हिंदी, उर्दू या अंग्रेज़ी में लिखना चाहिए। और यही बलराज साहनी जब शांति निकेतन में पढ़ाने जाते हैं तो टैगोर उनसे कहते हैं कि तुम अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं लिखते हो। और जिस भाषा में, फिर उन्होंने गुरु नानक की उनको कुछ चीज़ें के बारे में वो बता रहे हैं कि जिसमें ऐसी चीज़ें लिखी गई हों, उसमें तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसमें ज्ञान नहीं हो सकता। और बलराज साहनी इस बात को मानते हैं कि मुझे पंजाबी में लिखने की तरफ शांति निकेतन ने मोड़ा। और साथ में वो जो वर्धा आश्रम में भी उन्होंने साल 1.5 साल वहाँ पे लगाया था, वहाँ पे ये रुचि और प्रगाढ़ हुई। सिर्फ वही नहीं, देवेंद्र सत्यार थी, वो भी पंजाबी में लिखने की तरफ गांधी और टैगोर की वजह से आए, एक हद तक बलवंत गार्गी भी। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन तीनों का जो योगदान पंजाबी को लेके है, जिस किस्म की नई चीज़ें ये लेके आए, जिस किस्म से ये लोग एक एम्बेसडर्स बने, वो हमें यहाँ से दिखाई देता है कि इनका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक लोकलाइज जगह पे नहीं है, बल्कि वो विचार बहुत गहरा बाकी समाजों में उसका असर जा रहा था। मुझे इसके साथ जोड़नी है सिर्फ 2 बात कि एक गांव से बलराज साहनी पंजाब में जुड़े, गांव में कॉलेज बनाया गया और लोग वहाँ पे पढ़ाने के लिए
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पक्की नौकरियां छोड़ के 2 लोग वहां पे कच्ची नौकरी पे और आधी तनख्वाह के ऊपर काम करने गए और उसी गांव के होके रह गए। और बलराज साहनी खुद वहां पे हर साल 2 महीने 3 महीने रहते थे, पंजाबी सीखते थे और वहां पे काम धाम करते थे। और वहीं से जो सवाल सामने आता है कि जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं शिक्षा नीति और आर्थिक नीति या विकास का जो हमारा मॉडल हो उसके अंदर तारतम्य कैसे बने, और आपने जो कहा कि जिस तरह से टेक ओवर किया गया, नहीं भी चल पा रहा था संस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जो टेक ओवर किया उसके चलते क्या हुआ, इसकी जड़ कहीं ना कहीं पे जो नेहरू और गांधी के दरमियान आज़ाद भारत का विकास का मॉडल क्या हो उसको लेके जो पत्राचार है उन दोनों का, जिसमें कि नेहरू जिस हिकारत से गांधी के सारे हिंद स्वराज के विचार को और एक कंसेंट्रिक सर्कल्स वाले डेवलपमेंट के मॉडल को वो जिस तरह से रिजेक्ट करते हैं इन द फेवर ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंटल स्टेट, इसकी जड़ें मतलब इस एक लिहाज से जहाँ पे कि शिक्षा नीति एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल किस्म की नीति के तौर पे बनती है और उसको हम एक वाइडर पर्सपेक्टिव से जब तोड़ के देखने शुरू करते हैं, मुझे ऐसे लगा कि इसकी एक लिहाज से जड़ें वहाँ पे उस पत्राचार के वो जिस तरह से वो कंक्लूड होता है, इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। ये कुछ टिप्पणियाँ और एक आध सवाल मेरी तरफ से था। थैंक यू। कंचन, आप कुछ प्रश्न करना चाहती हैं? एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखती हूँ एआई पे जिस तरीके से बल दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की गई है, तो टैगोर और गांधी को अपने सामने रखकर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब शारीरिक श्रम को तो शामिल किया नहीं, मानसिक श्रम से भी हम लोग काटने की तरफ जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अध्ययन अब हमारे सामने आ रहे हैं जो स्मार्ट क्लासेस से होने वाले दुष्परिणाम जो बच्चों के मानसिक स्तर पर और उनकी आँखों पर आई साइट जो उनकी वीक हो रही है उस पर भी आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम स्क्रीन पर बच्चे को बिठाते हैं या स्क्रीन के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं वो कितना नुकसान कर रही है। एआई के भी होने वाले नुकसान जो होंगे वो हमारे सामने हैं और ये कितनों की नौकरियां खाएगी वो भी सामने है। इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग हमारे साथी हैं तो वो बताते हैं कि अब उन्हें डर लगने लगा है क्योंकि नौकरियां जा रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये एआई के को प्रमोट करते हैं तो उससे क्या स्थिति होगी वो भी हम लोग सोच ही सकते हैं। इसके साथ जो अभी बात कही त्रिपाठी सर ने कि गांधी जी को पता था कि अगर हम पैसा लेते हैं सरकार से तो इसलिए उन्होंने स्वायत्त एक प्रणाली को डेवलप करने का पूरा नई तालीम में पूरा फॉर्मूला था उनका। तो यहाँ मेरा कहना ये है कि सर एक ऐसा समय था जब समाज और शिक्षा के बीच एक अटूट संबंध था और लेकिन सालों से हम अब वो संबंध दोबारा से कायम नहीं हो सकता। समाज दोबारा से इस बात के लिए तैयार करना कि वो अपने स्थानीय स्कूल कॉलेज शिक्षक का खर्चा उठाए, उसकी देखभाल का, उसके रखरखाव का, मेंटेनेंस का ध्यान रखे, उसके लिए फीलिंग रखे, संवेदना रखे, उसका आदि अब समाज नहीं रह गया है। तो अब एक ऐसे समाज में जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ राज्य की तरफ हमें धन के लिए फंड के लिए देखना पड़ता है। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एनईपी फंड को बढ़ा नहीं रही है, घटा रही है और हम बहुत बेचैन हैं और हम बोलते हैं कि सेल्फ रनिंग जो कोर्सेज चल रहे हैं बहुत गलत है और जितना इनकी मर्ज़ी होती है उतना पैसा लेते हैं पेरेंट्स से। तो ये एक मसला है। तो अगर हम गांधी के किसी कॉन्सेप्ट को अपनाने की भी बात कर रहे हैं, उसको हम चाह रहे हैं कि एनईपी में या हमारी शिक्षा प्रणाली में गांधी को हम कहीं रखें, उनके दर्शन को कहीं रखें, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस बदले हुए समाज और उसकी जो संरचना पूरी बदल गई है, जो मानस बदल गया, जो एटीट्यूड बदल गया है, उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के फिर हम कोई नया मैकेनिज़्म या कोई नई बात निकालें। नहीं तो होगा ये कि बोलने वाले बोल देंगे कि हम तो आपको छूट दे रहे हैं, आप सेल्फ रनिंग कीजिए, कॉलेज कोर्सेज चलाइए, स्कूल खोलीजिए। तो वो हमें किस तरफ ले जाएगा, इस बात से मुझे अभी से सोचकर डर लग रहा है।
टैगोर के कॉन्टेक्स्ट में बात कहना चाहूँगी। टैगोर भारतीय प्रकृतिवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, हालांकि उन पे कई बार ये इल्ज़ाम लगता था कि वो वेस्ट के प्रकृतिवादियों से ही प्रभावित हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन शिक्षा संबंधी उन्होंने जो अपना प्रकृतिवाद का दर्शन दिया, उसमें जिन चीज़ों पर बल दिया, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में एनईपी जो स्कूली शिक्षा स्पेशली कक्षा 8 तक की शिक्षा की जो बात करता है, क्या उसमें कहीं कोई झलक आपको मिलती है या बिल्कुल भी कोई झलक नहीं मिलती? इसी तरीके से शिवदत्त जी सर से भी मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन की बात एनईपी में की गई है और हायर एजुकेशन में जिस तरीके से न्यू इनोवेशंस वगैरह पर बात की गई है और रोज़गार से जोड़ने की भी एक बात उसमें कही है, तो क्या गांधी के विचारों से कुछ मदद ली जा सकती है या उसकी हम झलक देखते हैं या हमें कुछ राह उस तरफ खुलती हुई नज़र आती है क्रियान्वयन के स्तर पर? बस ये 2 बातें थी। शुक्रिया। हाँ सर, आप पहले ही ले लेता हूँ। मैंने ये कहा था कि मुस्लिम आक्रमण के समय या उसके बाद भारतीय समाज, जब मैंने कहता हूं तो मैं आम समाज की बात कर रहा हूं। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने गांधी या धर्मपाल जी को जैसा समझा है, गांधी जी ने ऐसा कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। शुरुआत में बोला, स्पष्ट किया। भारत का समाज जब मैं कहता हूं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं। वो डरा होगा, क्यों नहीं डरा होगा? ये तो हम नहीं कह सकते कि कन्वर्जन्स नहीं हुए। वो इच्छा से हुए, दबाव में हुए, वो अलग बात है। सच को हमें कहना पड़ेगा। किसी महिला की कल्पना करिए, उसका पति जिस समय ये बात मान लेता है कि मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, एक क्षण में वो महिला जिन मान्यताओं को मानती चली आ रही है, उसका परिवार मानता चला आ रहा है। कितनी वेदना से वो गुजरे होंगे लोग जो कन्वर्ट हुए होंगे, इसकी आज केवल कल्पना की जा सकती है। लेकिन मैंने जो जोड़ा था ये कि वो जो कुछ भी डरा था, अपने में सिमट गया था, रात में शादियां करने लगा था। आज भी हम लोग डरते हैं ना, डर के ऐसा करते हैं ये सभ्यता से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तिलक लगाकर, चोटी रखकर जाने में थोड़ा असहजता तो महसूस करते हैं। मैं उस मानसिकता की बात कर रहा था कि वो मानस बना है ऐसा। हमें अपने दृष्टि से अपने इतिहास को, अपने फैक्ट्स को डिफाइन किए बिना इन झंझावातों से नहीं निकल पाएंगे कि आर्यन आए, हूण आए, सीथियन आए और ये मंगोल आए, फलाने आए, ढिमाके आए। ये थ्योरी किसने बनाई है? भारतीय समाज क्या मानता है ये महत्वपूर्ण है। वेस्ट क्या मानता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लोग क्या मानते हैं ये महत्वपूर्ण है। किसी ने अपने शासन की लेजिटिमेसी के लिए कुछ सिद्धांत बना दिए हैं कि अफ्रीका से यहां लोग आके बसे हैं। ये कैसी मानसिकता है? हम उनके सिद्धांत को क्यों गढ़े गए हैं? वो क्योंकि वो लोग बाहर से आए, यहां शासन किए, इसलिए हम बाहर से आए हैं, इसलिए हम भी यहां शासन करता होंगे। आज मुस्लिम्स तो बाहर के नहीं हैं। आज जो मुस्लिम्स हैं देश में वो तो बाहर के नहीं हैं। न वो इस उद्देश्य से आए थे यहां, वो तो यहां रहने के लिए ही आए थे। बट ये फैक्ट को हम अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे मित्रों। हमको किसी ने कहा जलील हैं, ये कुपढ़े हैं, ये गंवार हैं, ये पैगन्स हैं, और हम मान लें। आपके पैमाने पर, वेस्ट के पैमाने पर हो सकता है वो हमको कहें जाहिल हैं, लेकिन हम ही मानने लगे उसको। कोई आदमी मुझे जाहिल कहता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम भी उनको मलेक्ष कहते थे ना, उनके फर्क पड़ा क्या? लेकिन हमने, उन्होंने जो कहा वो मान लिया, और हम शर्मसार होते हैं अपनी चीजों को करने में, हमें गिल्टी फील होता है कहने में। दूसरी बात, वर्क और नॉलेज का संबंध है। नॉलेज का इस्तेमाल वर्क के लिए होता है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, इस पे पूरा साइंस है भाई। इतने कह के बात खत्म करूंगा इस प्रश्न को कि हमारे यहां ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लिया जाए। उसका पूरा सर्विस सेक्टर उन लोगों के हाथ में है जो हमारी भाषा में इलिटरेट हैं।
लेकिन उनको काम आता है, उसका विज्ञान नहीं आता। और दूसरे वो, आप तो स्वयं IIT से, आपने खुद उदाहरण दिया, जिनको विज्ञान आता है उनका काम से रिश्ता नहीं है। तो हमारे यहां वैज्ञानिक पैदा नहीं होते, क्योंकि वैज्ञानिक बनने के लिए काम और उसका जो अनुभव है, मतलब विज्ञान है, दोनों आना जरूरी है। गांधी जी ने साफ कहा है, मैं वैज्ञानिक बनाना चाहता हूं। साफ उन्हीं के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं। जाति व्यवस्था पर गांधी जी ने बहुत कहा। मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आप कहेंगे सब आप सारे दोष अंग्रेजों पर ही मढ़े दे रहे हैं, अपना कुछ नहीं बता रहे। लेकिन जैसे आज हर जाति अपने को रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में शामिल कराने पर आमादा है, जैसे हो जाए, चाहे हिंसा से, अहिंसा से, जोर जबरदस्ती, राजनीतिक। वैसे ही 1901 में रिस्ले साहब, जो बहुत बड़े हिंदुस्तान के सोशियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, ये जनगणना के मुख्य अधिकारी थे। और इन्होंने वो जो कोटियां बनाई थी वर्ण वाली, उसमें ये जातियां घुसने के लिए प्रतिवेदन दे रही थी कि हमें सवर्ण वाले में डाल दो। दक्षिण में तो छत्री नहीं होते थे, जाति नहीं होती थी, वहां भी घुसे हैं ना। तो हमें अपनी चीजों को अपनी दृष्टि से देखने की एक समझ पैदा करनी होगी। और जात व्यवस्था जिसे खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपनी जान लड़ा दी, अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा दिया। मैं तो कैरियर नहीं कहूंगा उनके लिए, लेकिन आज की भाषा में वो कहा जाता है, देश के लिए। आजादी के बाद उसे पक्का कर दिया गया अनंत काल के लिए। अब वो कोई बात नहीं होती। दूसरी बात जो आपने कही वो बिल्कुल ठीक है। लोकल मटेरियल अगर होगा तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण का विनाश नहीं होगा। हमारे लोग घर बनाना जानते थे लोकल मटेरियल से, अभी तक रोज रिन्यू भी करते थे। उसमें ज्ञान भी था, विज्ञान भी था। दूसरा, काम में विज्ञान के द्वारा अध्यात्म में भी जाया जा सकता है। हमारे जितने भक्ति संप्रदाय के हमारे जो भक्त हैं, हम देखते हैं उनको, वो ऐसा काम करते थे जो उसको आज लोग कहेंगे कि कैसा कबीर साहब जुलाहे थे। कसाई भी हुए हैं, चमड़े का काम करने वाले भी हुए हैं। काम के साथ मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा और ये बात यहीं खत्म कर दूंगा। एक ऋषि थे, उपनिषद की कथा है। उन्होंने 12 साल तपस्या की और तपस्या करने के बाद उनको एक सिद्धि मिली। वो नहा के निकले, तभी एक पेड़ पे बैठी चिड़िया ने बीट कर दिया। उन्होंने गंभीर आंखों से देखा, गुस्से में। चिड़िया जल के भस्म हो गई। फिर वो वहां से गए, एक जो सामने गांव पड़ा, उस गांव में जो पहले ही घर पड़ा वही खटखटाया दरवाजा भिक्षा के लिए, क्योंकि भूख लगी होगी नहाने के बाद। तो 2-3 बार खटखटाया, तब वो महिला बाहर आई, गृहिणी जो थी। तो उन्होंने उसको भी गुस्से से लाल लाल आंखों से देखा। तो वो गृहिणी मुस्कुराई, ने कहा महाराज गृह कार्य में व्यस्त थी इसलिए देर हुआ, वैसे भी मैं चिड़िया नहीं हूं। उनका गुस्सा शांत हो गया। इसलिए नहीं कि ये जली क्यों नहीं, इसलिए कि इसे मालूम कैसे है। तो उसने जो है पूछा, देवी इसका रहस्य समझाइए। महिला ने कहा, ये हमारे गांव में कसाई है, वो बताएगा। वो चले गए वहां, मरता क्या न करता। जब उससे पूछा इसका रहस्य क्या है, बोले महाराज आपने जिस समय चिड़िया को भस्म किया, आपकी तो साधना वहीं चली गई। और वो महिला, जैसे आप 12 साल की तपस्या की, ये महिला पिछले 30 साल से उसी ध्यान और मनोयोग से भोजन बनाने का, घर संभालने का काम करती है। इसकी तपस्या आपकी तपस्या से कम नहीं है, या मेरा कसाई का काम उससे कम नहीं है। मैंने जो कहा था वो बात इतनी ही थी कि हर काम करते हुए, हर चीज में, इस प्रकृति में, चूंकि जो भारतीय दर्शन है वो कहता है उसमें सत्य विद्यमान है, आप उसको उस भाव से करेंगे तो वो ज्ञान आपको वो भी वहां मिल जाएगा। परा अपरा को नियमन करती है, उससे श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है। इतनी बात मैंने कही थी। रही बात टेक्नोलॉजी की, मित्रों गांधी जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, बस 2 ही शर्तें हैं। एक तो वो सिंपल होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। दूसरा, नियंत्रण उस टेक्नोलॉजी का उस आम आदमी के हाथ में होना चाहिए। मैं आज आपसे बहुत
सिंपल उदाहरण से बात खत्म करूंगा, लंबी हो जाएगी। घर में हमारी जो माँ बहनें हैं वो बेलन से रोटी बनाती हैं ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, बट इट्स अ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। रोटी गोल बनाने का इतनी जल्दी आज तक कोई IIT भी यंत्र नहीं बना पाया है। बिल्कुल आसानी से हर आदमी को मिल जाएगा, कहीं भी बना लो फटाफट। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का उदाहरण मैं दे सकता हूं। उन्होंने स्विंग मशीन का भी उदाहरण दिया था। जो बात कही वो सिंपल इतनी थी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग शोषण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलाई मशीन का सिंगर साहब ने अपने पत्नी के प्रति प्रेम होने के कारण उसको जो कष्ट होता था हाथ से सिलने में, उसके लिए बनाई, इसलिए वो एक्सेप्टेबल थी। ऐसे ही साधारण टेक्नोलॉजी अगर होगी जो साधारण लोगों के कब्जे में होगी, आज मोबाइल मेरे हाथ में है लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अभी चाहे सिग्नल चला जाए मैं बेकार। तो कहने का तात्पर्य गांधी जी की ये 2 शर्तें थीं। और दूसरी बात, ये जो आज मैंने कही बात, मैंने मानसिकता की कही थी। मेहनत करना सब लोग चाहते हैं, मैं इसमें दूरेज नहीं है, लेकिन मानसिकता ये बनी है कि मुझे नौकरी ढूंढनी है, नौकरी नहीं मिले तो फिर मैं क्या करूं, यह गंभीर प्रश्न है। मैंने मानसिकता की बात की पूरे में। और दूसरी बात जो वोकेशनल एजुकेशन है, मैं बहन जी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा था अपने वक्तव्य में कि 1948 से जब से बना है ये शिक्षा का ताना बाना बनने का विषय, हर बार नई तालीम, लेकिन वर्क इन एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब कहा गया, लेकिन उद्योग माध्यम होगा शिक्षा का, सभी विषय पढ़ाने का माध्यम होगा, इसको हम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और रही बात फंड की, भारत में शिक्षा कभी भी राज्य के द्वारा संचालित नहीं हुई। जब भी राज्य के द्वारा संचालित होगी शिक्षा, जहां कहीं भी हुई है वो वही होगा जो दुनिया में बड़ा उद्देश्य है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दैट मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, थॉट, थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग। गांधी जी की एक लाइन में बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो आंसर का है, जीवन के द्वारा, जीवन के लिए, जीवन शिक्षण, ये नई तालीम की परिभाषा है। जीवन में जो कुछ है, जो कुछ हम करते हैं, सब में शिक्षण है, सब में सीख सकते हैं और उसी के लिए शिक्षण है। बाकी जो कुछ है वो सब केवल एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जानवरों की होती है, आदमियों की नहीं। आदमियों की शिक्षा होती है। और जैसा रिनपोचे जी ने एक गोष्ठी में कहा था, 4 दिन की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे, शायद आप लोग जानते हो, सामदोंग रिनपोचे जी का नाम सुना हो। तिब्बत के बड़े विद्वान को रिनपोचे कहते हैं, वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था 3 दिन की शिक्षा की गोष्ठी के बाद, आई डोंट नो एजुकेशन। यहाँ तो एजुकेशन की बात हुई है, 3 दिन मुझे कुछ नहीं पता। आई नो ओनली शिक्षा। और शिक्षा माने जो उन्होंने कहा वो ये है, शील, प्रज्ञा और समाधि। हम शील, प्रज्ञा और समाधि, शील आना चाहिए शिक्षा से, प्रज्ञा। अगर ये प्रज्ञा आपकी विकसित हो गई, देखने का ज्ञान, आपकी बुद्धि जागृत हो गई, तो फिर आप चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ बढ़ा सकते हैं। वरना एजुकेशन जो है उसका एक मीनिंग ये भी है, अपने जैसा बनाना, और हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद। भूख और जो है वो आप लोगों के बीच में क्या बोलूं, बातें बहुत सारी हैं, उतने में बात आ भी नहीं सकती थी। 2-3 पॉइंट्स मैं ज़रूर अंडरलाइन करना चाहता हूं। नीरज जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि आक्रमण के बाद किसी देश का मानस आहत नहीं होता। आज ही मैं मिलान कुंदेरा का कल निधन हुआ है और उनकी एक किताब की चर्चा में देख रहा था, कई अखबारों में है भी, किडनैप्ड यूरोप, ट्रेजेडी ऑफ सेंट्रल यूरोप। तो कहीं भी जो है अगर सोवियत यूनियन की सेनाएं जो है चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और किसी देश को रौंदती हुई चली जाती हैं, और उस मानस का बहुत सुंदर वर्णन जो है मिलान कुंदेरा ने जोक्स में, अपने उपन्यासों में, तमाम जगहों पे किया है। तो ये परिघटना सिर्फ एशिया की नहीं है, यूरोप में भी होती है। दूसरी बात, जो एक चीज़ जो राष्ट्रवाद की बात उठी थी, मुझे थोड़ा सा लगता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में एक जो
बात आई थी जब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी कि एक वैश्विक राष्ट्रवाद विकसित होगा, लेकिन वैसा जो है वो हुआ नहीं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होगा, नेशन जो है उसमें एक यूनिट के रूप में रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया, राष्ट्रवादी वैश्विकता का निर्माण हो गया। अब हर जगह जो है वो नेशनलिज्म स्ट्रांग है और जो एक तरह से जो है वो वैश्विकता की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है। G20 हो रहा है और उसमें लिखा रहता है विश्व बंधुत्व और सब सारी चीज़ें जो है, लेकिन कितना विश्व बंधुत्व है हम उसको देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ये विश्व बंधुत्व नहीं विश्व यारी है, तो वो विश्व यारी ज़्यादा लोगों में परिलक्षित हो रही है। एक बात सिद्धू साहब ने कही, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ ज़रूर, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक पत्रिका निकालते थे शांति निकेतन से। उस पत्रिका का नाम था विश्व भारती पत्रिका, हिंदी भवन से निकलती थी, और उस पत्रिका में कितने बड़े बड़े नाम प्रकट होते थे लेखक के रूप में। ये सुन करके भी बड़ा जो है सुखद आश्चर्य होता है कि हिंदी की पत्रिका थी, बाबू राजेंद्र प्रसाद लिखते थे, भगवान दास लिखते थे, संपूर्णानंद लिखते थे, वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते थे, राहुल सांकृत्यायन लिखते थे, बलदेव उपाध्याय लिखते थे, और ये पत्रिका जो है इसके शायद जो है वो बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते थे। और एक बड़ी रोचक बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है कि वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं मानते थे, वो एक क्षेत्रीय भाषा मानते थे, और हिंदी के राजनीतिक उपयोग के वो बहुत खिलाफ थे। लेकिन हिंदी की जितनी सेवा उन्होंने की शायद ही कोई कर पाए जो है। और बाकी कंचन जी की बात का जवाब तो शिवदत्त भाई ने दे दिया है, और मुझे लगता है कि अब बस ही किया जाए क्योंकि सत्र बहुत आगे खिंच गया है। बहुत बहुत आभार आप लोगों। मित्रों, ये बहुत ही सफल सत्र रहा और बहुत ही गंभीर विचार विमर्श इस सत्र में हुए, और इस सत्र की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मुझे जो अभय जी ने दिया, इससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ। और दोनों विद्वानों के वक्तव्यों को सुनकर मेरा भी ज्ञान वर्धन हुआ। आपका समय ले लिया। मेरा भी ज्ञान वर्धन हुआ। केवल इस सत्र का उपसंहार करते हुए मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि 1940 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपना रजत जयंती समारोह मना रहा था, और उस रजत जयंती समारोह में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर काशी नरेश बैठे हुए थे, कुलपति के रूप में राधा कृष्णन बैठे हुए थे, और मालवीय जी और गांधी जी में कुछ बातों को लेके, कम से कम विश्वविद्यालय की स्थापना को लेके बहुत विरोध भी होता था। लेकिन महामना मदन मोहन मालवीय की उदारता देखिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दिन भी उन्होंने गांधी जी को ही बुलाया था, और फिर रजत जयंती समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने ही बुलाया था। जो सब लोग अंग्रेजी में सब लोग भाषण दे दिए, तो जब गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देने की बारी आई, तो मंच पर कहे कि राधा कृष्णन जी को संबोधित करते हुए कहे कि आप तो गायकवाड़ राजा के द्वारा पालित पोषित विद्वान हैं, आपके एक पैर भारत में रहते हैं और एक पैर विदेश में रहते हैं, लेकिन मुझे आप राधा कृष्णन जी ये बताइए कि ये भारत के सभी विश्वविद्यालय पश्चिमी विश्वविद्यालय और पश्चिमी ज्ञान परंपरा के स्याही सोख्ता क्यों हो गए हैं? गांधी का कहना है। हाँ, कि शाही सोख्ता क्यों हो गए हैं? मित्रों, 1940 में भी भारतीय विश्वविद्यालय पश्चिमी ज्ञान परंपरा के ब्लॉटिंग पेपर बने हुए थे, और आज 2023 में भारत के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जो औपनिवेशिक संरचना है वो और दृढ़ से दृढ़तर होती गई है। और ऐसी स्थिति में ये नई शिक्षा नीति हमें अपने ही देश के शिक्षा संस्थानों की औपनिवेशिक संरचना को ब्रेकआउट करने में कितनी मदद कर पाएगी, अभी इसके विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात ये कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिस राष्ट्रवाद का विरोध करने के लिए वो दुनिया के सामने बड़ी
निडर ढंग से और साहसी ढंग से खड़े हुए थे। जिस राष्ट्रवाद को वो एक हिंसा का संस्थागत रूप समझते थे, गांधी जी भी ये बात कहते थे कि राज्य जो है वो हिंसा का संस्थागत रूप है। मतलब ये राष्ट्र की जो पश्चिमी संकल्पना है वो दोनों का विरोध गांधी जी भी करते थे और अपने ढंग से उसका प्रबल विरोध टैगोर ने भी किया। हमें आज बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी किस प्रकार के राष्ट्रवाद के उभार को शिक्षा के माध्यम से जन्म देना चाहती है। क्या जिस प्रकार के राष्ट्रवाद की आहट या अंतर्ध्वनि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिलती है, वह क्या गांधी और टैगोर का राष्ट्रवाद है या वह उस प्रकार का राष्ट्रवाद है जिसके विरोध में गांधी और टैगोर दोनों खड़े थे। हमें गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और इन्हीं संभावनाओं के साथ विऔपनिवेशीकरण की संभावनाओं के साथ मैं फिर से अभय जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता करने का मुझे अवसर दिया और इतने महत्वपूर्ण और एक विमर्शी संस्कृति वाली सत्र और व्याख्यानों को हमें सुनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस वक्त 1:30 बजने ही वाला है, 2-3 मिनट बाकी हैं, तो हम लोग भोजन कक्ष की तरफ चलें और कोशिश करें कि हम लोग 2 बजे के आसपास यहाँ पे लौट आएँ ताकि हम लोग बाकी जो 2 सत्र हैं उनके लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके।